भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से, वंशवाद से, जातिवाद से ऊपर उठ करके नेतृत्व का फैसला लेती है। अशोक गहलोत 98 का विधानसभा ही नहीं लड़े। अब वो उस समय सांसद थे। सांसद थे पर विधायक दल का नेता चुन लिया गया हमको। जी। तो किसकी पर्ची से चुना गया हमको? राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत दिल्ली की चौखट को चूमने के लिए कितनी बार जाते थे? 900 चूहे खा के दिल्ली चली हज करने को। इस बार 2 वर्ष के अंदर जिस तरह से करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार। जी बिल्कुल बिल्कुल। 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री को बोले। हम कहते हैं कि इस तरह का शानदार मुख्यमंत्री नहीं आया और मोदी बजट के अंदर जो शानदार हमारे पाली जिले के विकास के लिए शेखावाटी के लोग इसको ज्वाइन करने आते हैं, बड़ी अच्छी खुशी आते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर उनका यही जुगाड़ रहता है कि कब जो है अपने जल्दी से ट्रांसफर हो जाए, वापस चले जाएं। ये एक चुनौती है तौर पर। यहाँ पर स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। ये चुनौती सरकार के सामने निश्चित तौर पर है, लेकिन उसके इलाज ढूंढने का सरकार बजरंग जी की भी जो जिस तरह से युवा नीति लेके आई है 2026 की, तो उस युवा नीति में सारी चीजें हैं स्किल डेवलपमेंट के सामने जाए। सरकारी नौकरियों की तो एक लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन में तो सरकार बियॉन्ड द लिमिटेशन जा करके वो नौकरियां आज तो बिल्कुल जो जितनी 5 साल में नहीं दी हुई वो नौकरियां इन्होंने 1 लाख नौकरियां सरकार दे चुकी है। 1 लाख नौकरियां देने का कैलेंडर जारी कर चुकी थी। तो मेरे ख्याल से तो पिछली सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि प्रतिदिन जो है एक ही खबर आती थी कि इस भर्ती का पेपर लीक हो गया, इस भर्ती के अंदर फला पेपर लीक करने वाले को अब जेल में पकड़ लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में शहर हो चाहे ग्रामीण हो, राजस्थान का मुद्दा कहीं कहीं किसी भी पॉकेट में रहता हो, गंदगी आ गई है। इस गंदगी को हटाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम भारत के रूप में भारत नहीं रह पाएंगे। मैं राजस्थान चौपड़ के इस मंच पे राजेंद्र जी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। आप चूंकि पिछले काफ़ी समय से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक्टिव रहे हैं। राजनीतिक जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस से आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। राजस्थान में विश्लेषक के रूप में भी आपको जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा राजनेता मेरे हिसाब से आपसे सलाहें भी लेते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। आप आपकी इस यात्रा के बारे में बताएं कि ये कहाँ से शुरू होती है, आपके कब से विचार आए कि मुझे इस तरफ जाना है? मैं ऐसी कोई जिसको आप कह रहे हैं ऐसी कोई यात्रा नहीं है, ये तो सहज है। मेरी सहज रुचि है सोशल और पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम करने की। तो इस नाते एक आदमी का बेसिक नेचर होता है, एक उसका मूल स्वभाव होता है। तो आप ये कह सकते हो कि मेरा जो मूल स्वभाव है, जो बेसिक नेचर है, वो सोशल वर्कर के नाते, पॉलिटिकल वर्कर के नाते सोसाइटी में काम करने का है। तो इस नाते पढ़ते हुए ही कॉलेज स्कूल टाइम से ये मन बनना शुरू हो गया कि अपने को ये काम करना है। तो उसके मैं उसी समय से सक्रिय हो गए और उसके बाद से चलते आ रहे हैं। तो इस तरह से कोई, जैसा आपने इतना लंबा चौड़ा हमारे बारे में कहा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारी एक रुचि और दिशा जो है इस दिशा में है, सदैव से बनी रही है, आज भी है। और ये हमारा कमिटमेंट है कि जब तक सक्रियता रहेगी तो इस काम को करते रहेंगे। क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रूप से रही है या सामाजिक रूप से कैसे? ना पारिवारिक मेरे दादाजी तो फौज में थे, बाद में वो टीचर हो गए, शिक्षा विभाग में आ गए। मेरे पिताजी शुद्ध किसान है, आज भी जो है 24 घंटे खेती करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कोई पॉलिटिकल जिसको कह नहीं रही, हाँ, लाइन नहीं रही। तो मेरी निजी रुचि का क्षेत्र था इसलिए। और परिवार आपका इस मामले में कितना साथ देता है? परिवार के साथ नहीं, परिवार की सद्भावनाएं, शुभकामनाएं रहती है, लेकिन वो उनका क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए वो उसमें क्या उनका कोई योगदान हो, या सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरे कुछ भाई सरकारी नौकरी में है, जी। तो कुछ लोग अपना काम धंधा करते हैं। मेरे जो चाचा जी है वो भी स्कूल शिक्षा से रिटायर हुए हैं। तो सब लोग अपना अपना अलग अलग क्षेत्रों में अपना कर रहे हैं, उनका कोई ये विषय कार्य क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए एज सच उनका कोई वो नहीं, लेकिन उनकी सद्भावना, शुभकामना वो तो आपके साथ रहती है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आप चूंकि राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा समय से राजस्थान को देख रहे हैं, भारत की राजनीति को भी आप देख रहे हैं। राजस्थान में 25 सालों के बाद व्यवस्था परिवर्तन होता है। 1998 से एक दौर शुरू हुआ अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का। 2023 दिसंबर में आके वो दौर समाप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सहमति से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया और वो मुख्यमंत्री बने।
उनको लेकर काफी तरह की चर्चाएं हैं। सबसे पहले तो आप उनको कैसे एड्रेस करते हैं, जैसा विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? और दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से एक आम कार्यकर्ता को विधायक और विधायक से मुख्यमंत्री, ये जो जर्नी है, ये किस प्रकार अपने आप में चूंकि अनोखी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मैकेनिज्म है, जी। वो अपने आप में सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिपक्ष में जो लड़ती है, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज करती है। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से, वंशवाद से, जातिवाद से ऊपर उठ करके नेतृत्व का फैसला लेती है। और ये फैसला भी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की उसी कार्यशैली का हिस्सा है कि एक व्यक्ति जो गांव का सरपंच था, एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का लंबे समय से एक समर्पित मौन कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता को विधायक दल की आखिरी लाइन से उठा करके और प्रदेश का उसको जिम्मा दिया गया, तो अपने आप में एक नया प्रयोग था। और ये नया प्रयोग राजस्थान के लोकतंत्र को मजबूत करने का, सुदृढ़ करने का, एक तरह से नवाचार कह दो, एक नया प्रयोग। और वो जो आप कहते हैं कि भाई 98 से लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में तो माननीय गहलोत साहब ही रहे और भारतीय जनता पार्टी में 2 बार से वसुंधरा जी रही, तो ये एक सहज परिवर्तन है, हमेशा से होता, पीढ़ी परिवर्तन होता है नेतृत्व का। तो आपने देखा होगा कि अटल जी के बाद में फिर मोदी जी आ गए नेशनल लेवल पर, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलते रहे, इस तरह से नई पीढ़ी परिवर्तन होता रहता है। तो कोई भी जीवंत राजनीतिक दल में, जो जीवंत राजनीतिक दल है, जो जनता के बीच में 24 घंटे रहता है, उसमें सदैव परिवर्तन होते हैं। कोई पानी ठहरा हुआ रह जाए तो उस पानी के अंदर भी जो है कई तरह की चीजें फैल जाती है। तो एक बहती हुई नदी की तरह से ये जो नेतृत्व परिवर्तन की घटना है, और अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को मोटिवेट करने वाली घटना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को अवसर आने पर, समय आने पर एक अवसर देती है। एक कार्यकर्ता के अंदर एक संबल तरह का प्रदान करती है वो उसको। निश्चित ही। और नेतृत्व के गुण जो है जी। भारतीय जनता पार्टी में किसी एक ही व्यक्ति में हो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अनेकों व्यक्तियों में स्टेट को और देश को आगे ले जाने की क्षमता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस डिसीजन से जो है बताया है कि भजनलाल जी शर्मा, जो लंबे अरसे तक राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे, पंचायती राज से लेकर के, पार्टी के संगठन से लेकर के, और आज उनको विधायक दल के नेता के रूप में राजस्थान का नेतृत्व करने का जो अवसर मिला है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 2 सालों से उनका जो कार्यकाल है वो अपने आप में बता रहा है कि फैसला कितना सही था। जी बिल्कुल। लेकिन विपक्षी पार्टी, जैसे विपक्षी पार्टी है मुख्यतः कांग्रेस पार्टी, इन्होंने एक नैरेटिव शुरू किया। उस समय पर्ची मुख्यमंत्री का नाम दिया गया, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने एक पर्ची निकालकर उनको पकड़ाई थी कि आप इसमें से आप नाम अनाउंस कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था, एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया था। वो कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी पास कहने को कोई बात नहीं है। कोई राजस्थान का इतिहास यदि जानता हो तो मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में जी कांग्रेस पार्टी में जो मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया रही, उसका इतिहास कोई देख ले। आप शिवचरण माथुर को राजस्थान के विधायक कौन चुना था? नहीं, दिल्ली से एक ऑर्डर आया। जी हाँ, ठीक है। हीरालाल देवपुरा 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री, लोग नाम नहीं जानते। जी हाँ, नहीं ठीक जानते, है। हाँ, उनको क्या राजस्थान के विधायक दल ने चुना था? नहीं। जगन्नाथ पहाड़िया 1 साल भर के लिए आए, उनको क्या राजस्थान के विधायक कौन चुना था? बरकतुल्ला खान तो मेरे हिसाब से लंदन थे जिस समय उनको राजस्थान फैसला हो गया जब उनको अनसीट किया गया। अच्छा, उसके बाद में अब फिर आप कहते हो जोशी को कभी बनाए कभी हटाए। ठीक है। अच्छा, अशोक गहलोत 98 का विधानसभा ही नहीं लड़े। हाँ, वो उस समय सांसद थे। हाँ, सांसद थे और विधायक दल का नेता चुन लिया गया उनको। जी। किसकी पर्ची से चुना गया उनको? और जो हमारे अभी पीसीसी के चीफ है माननीय डोटासरा साहब जी, वो विधायकों के बाड़े में बंद थे और किसकी पर्ची से वो पीसीसी के चीफ बने? एकदम से ही एक घंटे के अंदर ही उनका उप मुख्यमंत्री और पीसीसी का जो अध्यक्ष था उसको उठा करके बाहर फेंक दिया और एक पर्ची निकली जिससे पीसीसी का चीफ निकल गया। शायद अशोक गहलोत। हाँ, वो मैं क्यों कहूँ, ये तो दर्शक और आप बेहतर निर्धारित करें कि भाई इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपना के ये सारी लीडरशिप क्रिएट की है। हाँ। तो ये सब कहने की बातें, आपको जब चार्ज लगाना होता है कि भैया आप तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत दिल्ली की चौखट को चूमने के लिए कितनी बार जाते रहे?
लगातार वो लगातार उसी उनकी जो यात्रा है हम्म, वो दिल्ली में जो है पॉलिटिकल अपनी रेलेवेंसी को स्टेब्लिश करने के लिए एक परिवार से किसी दूसरे की पर्ची ना निकल जाए जी जी के लिए जी करते रहे। तो ये कांग्रेस जो है 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने को, इस बात में कोई दम नहीं है। मुख्य बात है कि जिसको हमने नेतृत्व के लिए चयन किया वो मुख्यमंत्री के रूप में आज स्टेट को आगे ले जाने के लिए जो काम कर रहे हैं जी उस पर बहस करे कांग्रेस। हाँ, तुलनात्मक रूप से 2 साल बना, 5 साल की बहस उठाए। माननीय डोटासरा साहब, माननीय गहलोत साहब, पायलट साहब, जो भी इनकी लीडरशिप है, प्रतिपक्ष के नाते इनका दायित्व धर्म बनता है कि आपके 5 साल में क्या रहा और हमारे 2 साल में क्या रहा, इस पर बहस करे। तो ये तो बहस स्वस्थ बहस है। इस तरह से जो पर्सनल अटैक्स करना और जिस बात का कोई हंसी पैर आधार नहीं क्या है, है, उस पे बात करना ये फालतू बात। सोशल मीडिया पर उन्होंने काफी ज्यादा ऐसा नैरेटिव बना रखा है कि राजस्थान में धरातल की जो राजस्थान की जनता है, सोशल मीडिया के नैरेटिव की बात करता हूँ, इन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार कर रखा है कि राजस्थान की जनता काफी ज्यादा नाखुश है धरातल पर। चूंकि आप रहते हैं और आप पश्चिमी राजस्थान को तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। राजस्थान की जनता, भजनलाल जी के आने के बाद में उपचुनाव हुए हैं राजस्थान के। जी 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 मुझे बता दीजिए कांग्रेस का नतीजा क्या रहा अब तक के सारे उपचुनाव में। अभी गंता बारा का चुनाव छोड़ दीजिए, त्रिकोणीय जी। चुनाव और धन के बेजा इस्तेमाल से वहां जो कुछ भी हुआ उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। हम्म। इसके सिवाय सारे आए। यदि जनता जमानत भी जब्त हुई कांग्रेस पार्टी बहुत की। जगह पर, खींवसर में भी। आप जो है इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम्म, कांग्रेस पार्टी जमानत क्या जब्त हुई, 5,000 वोट आए इनको। जी हाँ। तो वो जनता किससे खुश है किससे नाखुश है वो तो चुनाव नतीजे बोल रहे हैं ना, इसमें हमें कहने की क्या बात है। बिल्कुल सही। तुलनात्मक रूप से देखें, अशोक गहलोत शुरुआत में उस समय सांसद थे, उससे पहले वो जनप्रतिनिधि रह चुके थे। वसुंधरा राजे भी पहले जनप्रतिनिधि रह चुकी थी। भजनलाल शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने। जनप्रतिनिधि का, सरपंच के अलावा इनके पास दूसरा अनुभव नहीं था। लेकिन तुलनात्मक रूप से 2 सालों में जिस प्रकार से कार्य किया है उसको आप किस तरह से देखते हैं, कि कितना तोलते हैं कि ये कितना खरा उतर पाए हैं एक नए पहली बार चुने गए जनप्रतिनिधि के तौर पर? देखिए, पहली बार चुना जाना, जनप्रतिनिधि होना और सरकार का दायित्व मिलना। माननीय नरेंद्र मोदी पहली बार विधायक बने और पहली बार मुख्यमंत्री बने जी। और गुजरात के अंदर उन्होंने जिस तरह से शानदार काम किया उसको मुझे कहने की जरूरत आज पूरा देश जानता है। पहली बार सांसद बने और पहली बार प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेसियों के पितृपुरुष है इस देश में, पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, पहली बार जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, ऐसे बहुत जब सन 52 में हमारे यहाँ सरकारें बनी तो कौन सब जगह ही पहली बार के एमएलए मुख्यमंत्री बने थे। उनके पास कहाँ विधायी अनुभव था। मैं ये नहीं कहता कि विधायी अनुभव नहीं होना चाहिए, विधायी अनुभव की अपनी वो है। लेकिन आपने प्रश्न ये खड़ा किया कि पहली बार के विधायक होने के बावजूद उनकी जो राजस्थान को आगे ले जाने की नेतृत्व क्षमता, दोनों बार का बजट जी आप देखिए कि उनके नेतृत्व में जो 2 बजट आए उन बजट के हिसाब से आप देख लीजिए जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, शानदार प्रदर्शन रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चाहे स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसी के मामले में देख लीजिए, चाहे रोजगार सृजन के मामले में देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस इतनी सारी बकवास कर रही है 2 वर्ष के अंदर, जिस तरह से करप्शन को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है सरकार। जी बिल्कुल बिल्कुल। 1 रुपए का आप भ्रष्टाचार का आरोप राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं लगा सकते। न खाऊंगा न खाने दूंगा की वो सुबह कहने की जरूरत नहीं, लोगों को पता है कि एक ईमानदार व्यक्ति जो शासन पर बैठा है। जी जी। लोगों के जो स्थापित राजनेता होते हैं उनके पेट में मरोड़ उठती है, वो बहुत स्वाभाविक है, उठनी भी चाहिए। बिल्कुल कि बिल्कुल। उनको लगता है कि शासन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, नया आदमी कहाँ से आया, वो किसी को स्वीकार नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं करते, वो पछता नहीं है। तो लेकिन राजस्थान की जनता उनके कामकाज के हिसाब से, उनके सरकार चलाने के बेहतरीन अनुभव के हिसाब से उनको जांच परख रही है, अपना नतीजा दे रही है, उनको आशीर्वाद दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकप्रियता के मामले में भी अगर आप देखें, पिछले 2 सालों में भजनलाल शर्मा लगभग लगातार यात्राएं करते रहे हैं और लगभग वो पूरा राजस्थान जा चुके हैं, भ्रमण कर चुके हैं, देख चुके हैं। और वो वहां जाकर वो बैठ के लेते हैं, वो महज पॉलिटिकल रैलियों में नहीं जाकर भाषण देकर वापस नहीं आ जाते, वहां बैठते हैं, लोकल लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और इसी वजह से ही, जैसा आपने कहा कि वो बेहतर तरीके से जो काम कर पा रहे हैं, वो इसी वजह से है कि वो धरातल पर उतर चुके हैं। वो स्वयं जाते हैं और वो एक एक क्षेत्र में जाकर जनप्रतिनिधि हो या वहां के जो लोकल लोग हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर लोग हों सामाजिक रूप से, चाहे वो उनकी विरोधी पार्टी के लोग हों,
वो जो दूसरी राजनीतिक विचारधारा जो लोग रखते हैं उनको भी वो अंगीकृत करते हैं। भजनलाल शर्मा स्वयं भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनके दरवाजे रात को 2 बजे तक उनके दरवाजे पर विधायक आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी, उनके ऊपर उन्हीं की पार्टी के अंदर कोई टसल चला, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी को तुरंत जो पुलिस प्रोटेक्शन मिलना था, और उनका एक वीडियो भी था जिसके अंदर रतन देवासी उनके साथ बेहद ही सहज तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको एक बात और बताऊं, सूरजगढ़ के विधायक रहे सरवण चौधरी, इन्होंने भी एक वायरल वीडियो में कहा था कि आप कलयुग के भगवान हो। अब अगर कहा आप कलयुग के भागीरथ है और आप अगर इस तरह का काम करते हैं, तो जब विपक्षी पार्टी के भी लोग अगर आपकी तारीफें और नाम है ऐसे पाली के भीमराज भाटी जी खुलेआम कहते हैं कि इस तरह का शानदार मुख्यमंत्री नहीं आया और मुझे बजट के अंदर जो है शानदार हमारे पाली जिले के विकास के लिए दिया। जी भाई जो बात है देखो, केवल महज आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना, तो ये तो एक पॉलिटिकल फैशन का पार्ट हो गया। लेकिन जब आप कोई काम धरती पे कर रहे हो और यदि उस विधायक में छोटा भी राम, थोड़ा मोटा राम है, और वो किसी दल से जीत के आ गया, जनता के काम हो रहे तो अपने मुंह से कहेंगे लोग। तो ये सारे जिन विधायकों के हमने नाम लिए, मैंने भी जैसे भीमराज जी का कई बार सुना, और भी बहुत से कांग्रेस विधायक, वो व्यक्तिगत बातचीत में भी स्वीकारते हैं कि भाई काम तो हमारे इलाके में बहुत हो रहा है। और उनके भी चाहे मतलब राजनीतिक रूप से ऊपर उठकर ये काम करते हैं, क्योंकि आम जन ने चाहे किसी भी अपना क्षेत्र का विधायक चुना हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री, एक मुखिया होने के नाते संपूर्ण राजस्थान की जनता उनकी अपनी है, और वो उस चीज से परे उठकर कि वहां कांग्रेस का विधायक है, अगर वहां काम करवाएंगे तो आने वाले समय में क्या परिणाम, उससे परे रहकर मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, नहीं है, जनता पार्टी के विधायक दल के वो नेता है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनका दायित्व तो पूरे राजस्थान पूरे का है। राजस्थान पे। इस नाते से कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की न भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, और न माननीय भजनलाल जी जो है इस दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए अब राजनीति से थोड़ा अलग हटकर जैसे कुछ चर्चाएं करते हैं। बाड़मेर जो जिला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ जिला है, राजधानी जयपुर से 600-700 किलोमीटर के लगभग शायद दूरी पड़ती है। आप क्या मानते हैं कि किसी क्षेत्र की राजधानी या मेन प्रशासनिक जहां अमला बैठता है, वहां से लेकर जो राजधानी की दूरी होती है, एक क्षेत्र के विकास के ऊपर कितना प्रभाव रहता है इस दूरी का, क्रियान्वयन का, योजनाओं का, इन सब का? ये चुनौती तो रहती है जी। बहुत लंबे अरसे तक। आप देखिए कि जब तक अब तो फिर भी साधन हो गए, जी। पहले साधन नहीं थे, तो किसी भी महकमे का ब्यूरोक्रेटिक हेड है, पॉलिटिकल हेड है, उसको यहाँ तक आने में बड़ी तकलीफ थी। तो जब तक जमीन पर जमीन की सारी चीज राजधानी में जहाँ डिसीजन मेकिंग हो रही वहां तक नहीं पहुंचती, तो फैसला लेने में उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए किस तरह की योजना कारगर है, कैसे उसको धरती पे उतार सकते हैं, ऐसी बहुत सी योजनाएं जो अलग अलग पॉकेट्स के लिए बनती थी, शेष हिंदुस्तान या राजस्थान के लिए मान लो कोई योजना बनी है, अब यहाँ की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है उसको देखने में नहीं, कई बार तो वो जो आप पैरामीटर्स तय करते हो उसमें नहीं आती थी। तो इस कारण से बहुत सारी चुनौतियां यहाँ रही, और ये बात आपकी सही है कि जो भी क्षेत्र जो है स्टेट कैपिटल से जितना दूर रहता है तो उसका अपने आप में एक है, उसका हमने खामियाजा भुगता है। लेकिन अब जिस तरह से संचार के साधन बढ़ गए हैं, मैं इसमें इस पार्टीबाजी में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पिछले 2 दशकों से जो है विकास की जो है एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पूरी क्षेत्र के अंदर, और इस तरह से वो हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप बॉर्डर के गाँव में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ बड़ी दुश्वारियां हैं। ये हमारे सामने एक चुनौती है, किसी भी पॉलिटिकल कलर की सरकार के सामने एक चुनौती है कि उसको कैसे हम उसका सामना करें और कैसे लोगों को लिख दे सकते हैं। ठीक है। सॉरी। प्रशासन का, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि प्रशासन जो अमला बैठता है राजधानी में, उसके बाद में अलग अलग जिलों के अंदर जैसे जिला कलेक्टर बनाए जाते हैं, सभी को बैठाया जाता है, इनके ऊपर राजनेताओं का जो कंट्रोल होता है, वर्तमान में भी ऐसे काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, चूंकि आरोप ऐसे भी हैं कि जो अधिकारी या जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार से लगे, गलत तरीकों से, अनुचित साधनों के प्रयोग द्वारा वो नौकरी लगे, वो जिनकी मदद से है उनके लिए वो काम ज्यादा करते हैं। प्रशासनिक अमला चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवाज कम सुन पाता है। प्रशासन को लेकर, प्रशासन के ऊपर कंट्रोल के लेकर जनप्रतिनिधियों का जो कंट्रोल होता है वो कमजोर पड़ रहा है, या शुरुआत से ही ऐसा कमजोर रहा है? क्या कहेंगे इसके ऊपर? ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी की एक प्रॉब्लम है कि वो जनता से उतनी जुड़ी नहीं रहती, जनता के प्रति उतनी जिम्मेदार नहीं रहती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस तरह की उनकी ट्रेनिंग्स होती है। जहाँ भी मसूरी वगैरह में जो भी ट्रेनिंग लेके आते हैं तो वहाँ पता नहीं उनको जनता से दूरी रखने का गुण सिखाया जाता है, पता नहीं।
जनप्रतिनिधि हर 5 साल बाद जनता के प्रति जो है जिम्मेदार है। तो उसको निकल कर जाते हैं। उसको हर 5 साल बाद अपने उस इलाके में जाके लोगों को जवाब हम्म। देना है। तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि जो है ब्यूरोक्रेसी से हमेशा उसकी ये डिमांड रहती है कि भाई जनता के हित के लिए आप लोग काम करिए, क्योंकि जो काम करने वाली एजेंसी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो तो ब्यूरोक्रेसी है। तो ऐसे में सब ऐसे ऐसा मैं नहीं कहता जी। बहुत से यंग लोग जो है जो वास्तव में ईमानदारी से चाहते हैं काम करें। कुछ लोग ऐसे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो इस तरह के रोड़े अटकाते हैं जनता के काम को, जनता को लिफ्ट देने के मामले में। तो मैं समझता हूँ सरकार के बनने के बाद भजन लाल जी का जो पारदर्शी शासन है उसमें इस तरह की गुंजाइश तो बहुत कम है। फिर भी यदि कोई किसी ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में इस तरह की बात होती है तो उसको जो है उसके उचित स्थान पे पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि फिर ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती है कुछ ब्यूरोक्रेट्स की, या दूसरे टाइप की बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, या पुराने समय में किए गए घोटालों की वजह से भी वो दबते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपने जो सब कारण गिनाए ये भी हो सकते हैं, लेकिन मूल बात है कि पॉलिटिकल नेतृत्व की भी सफलता इसी में है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको स्टेट और जनता के हित के लिए कैसे वो काम में ले सकता है, क्योंकि वो एक टूल है जिसके माध्यम से ही तो सारी योजनाओं को हमको धरती पे लाना है। तो मान लो किसी के मन में पॉलिटिकल या कोई उसने करप्शन किया, ये सब किया, तो उसके लिए एक ढांचा बना हुआ है और उस ढांचे के अंदर कोई चीजें पकड़ में आती है तो लोग सजा भी पाते हैं। लेकिन फिर भी एक चुनौती मैं मानता हूं किसी भी सरकार के सामने ये हमेशा चुनौती रहती है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कम स्पेस छोड़ने के मूड में रहती है हर समय। उनको लगता है कि ये फैसले सारे कुछ हमारे हिसाब से ही चले। ये रहता है, ये कॉन्फ्लिक्ट कोई किसी एक सरकार के समय नहीं, हमेशा से रहा है। अच्छा राजनेता, अच्छा जनप्रतिनिधि, अच्छा प्रशासक वही होता है जो ब्यूरोक्रेसी को अधिक से अधिक जनता के हित के अंदर काम करवा के दिखाए। वो मतलब प्रशासन के ऊपर नहीं लगा है। आपके बाड़मेर जिले में रिफाइनरी है, पचपदरा के अंदर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है, साथ ही में यहाँ अन्य कई जैसे केएन एनर्जी और अन्य अलग अलग प्रकार की कंपनियां हमने देखी हैं जो यहाँ काम कर रही हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू राजस्थान को जनरेट करके दे रही हैं। इस सब के बावजूद भी जैसे अगर माना जाए कि संपूर्ण राजस्थान के लिए इतना ज्यादा रेवेन्यू ये क्षेत्र देता है, इन सब के बावजूद भी यहाँ के लोगों को, चूंकि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, पैसा अगर यहाँ से आ रहा है, सारा रेवेन्यू अगर यहाँ से जनरेट हो रहा है, हम भी नहीं मानते कि दूसरे क्षेत्रों को न दिया जाए, लेकिन उसके पहला हक यहाँ के लोगों का बनता है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि संपूर्ण राजस्थान में इस्तेमाल हो जाता है, दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है जहाँ लोग ज्यादा है, क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, फिर भी यहाँ विकास उस तरह का नहीं हुआ जितना आप पूर्वी राजस्थान में देखते हैं या दूसरे सिखोर के क्षेत्रों में या दूसरे इलाकों में देखते हैं। बात आपकी ठीक है कि हम आज स्टेट के जो रेवेन्यू जनरेशन में हमारे जिले का जो योगदान है जी। वो बहुत बड़ा है। हम दिन को करोड़ों रुपए सरकार की अंटी में डालते हैं, खजाने में जाते हैं, और उस खजाने से हम, हमारी ये इच्छा मनसा तो है और आपके माध्यम से हमारी सरकार तक भी ये बात है, व्यक्तिगत भी हम जब अवसर मिलता थी बात कहते हैं कि भाई इस इलाके की परिस्थितियों को देखते हुए जितना हम स्टेट को दे रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप सारा सारा हमें दे दो वापस, लेकिन इस इलाके की दुश्वारियों को दूर करने के लिए हमारे साथ विशेष परिस्थितियों में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। जी। यदि ये विशेष व्यवहार नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे लोगों को लगेगा कि हम पैसा दे तो रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। तो सरकार को, कोई भी पॉलिटिकल कलर की सरकार हो, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो पॉकेट्स हमारे स्टेट के अंदर पीछे रह गए हैं, पिछड़े रह गए हैं भौगोलिक कारणों से, अन्य कारणों से, उन 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 जिलों को जो है आज विशेष तरजीह देके विशेष उनके लिए योजना बना करके उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और स्ट्रांगली हम इस बात की एडवोकेसी करते हैं कि ये जो है कोई सरकार हो चाहे, लेकिन इस इलाके का जो रेवेन्यू योगदान देखते हुए भी इसका विशेष विकास होना चाहिए। इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए विशेष परियोजनाएं आनी चाहिए ताकि हम और ज्यादा ये जो पॉकेट है और ज्यादा देश के स्टेट के आगे बढ़ने के अंदर। क्योंकि खूब जमीन है आपके पास, यहाँ लैंड खूब है, लैंड भी है, लोगों की जो मानव संसाधन है हमारा पश्चिमी राजस्थान का, वो भी अपने आप में बड़ा असेट है। यदि उसको हम स्किलफुल कर देंगे सरकार की योजनाओं के माध्यम से और अन्य इंफ्रा के माध्यम से इलाके को हम आगे ले आएंगे तो यहाँ से जो है और ज्यादा, आज मान लो हम 10 रुपए दे पा रहे हैं तो वो इस तरह से हम डेवलपमेंट का एक विशेष चलाएंगे तो आज जो 10 रुपए आपको मिलने उसकी जगह 100 रुपए मिल जाएंगे। तो स्टेट को आगे बढ़ाने में अल्टीमेटली तो वहां के मानव का आगे बढ़ना, ऊपर उठना आवश्यक है। वो यदि सक्षम बनेगा तो अल्टीमेटली तो स्टेट ही सक्षम बनेगी। बिल्कुल।
मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सरहदी इलाके हैं, बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर भी आप मान सकते हैं, ये जितने या संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान को आप लेकर चलें, तो यहाँ के लोग, चूंकि यहाँ जीवन बारिश आधारित था, खेती आधारित था, अच्छा जमाना होता था, तो लोग यहाँ बेहतर तरीके से जीवन यापन करते थे। आप देखेंगे बड़े जो धन्ना सेठ हुए या जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए, वो सभी इस क्षेत्र से निकले, क्योंकि यहाँ का जो पुरुष होता है मुख्यतः, वो बाहर जाता है कमाने के लिए, और वो अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप को और ज्यादा आगे तक देखता है। अगर यहाँ उसी प्रकार का विकास किया जाएगा, उन लोगों को यहाँ रोका जाएगा, तो जो लोग बाहर जाकर इतना एक्सेल कर रहे हैं, वो खुद की जन्मभूमि के ऊपर रहकर तो और भी बेहतरीन तरीके से कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही सीएसआर फंड को लेकर मेरा एक सवाल था कि सीएसआर फंड जो ये कंपनियां हैं यहाँ, ये सीएसआर फंड क्या पूर्णतः यहाँ खर्च कर रही हैं? उसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? चूंकि आप देखते रहते हैं कि कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, क्या सच में खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा, उसकी ऑडिट जो ये पूरे भारतवर्ष के अंदर सीएसआर फंड की बड़ी समस्या है। कंपनियां बड़ी बदमाशी के साथ में अपने मर्जी से जो है सीएसआर, उसमें तो लिखा रहता है कि हम जो है जिस इलाके में काम करते हैं उसमें इतना सीएसआर फंड करेंगे, उसमें वो टोकनिज्म के नाते कहीं कुछ कर देते हैं, छोटा मोटा काम। लेकिन जितना होना चाहिए, चाहे ऑयल फील्ड में काम करने वाली कंपनी जो, चाहे कोल की हो, चाहे आपकी एनर्जी की कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ काम कर रही है, वो लोग इस तरह से ईमानदारी नहीं बरतते इस काम के अंदर। और सीएसआर का जितना यहाँ जितनी उनको कंपनियों को रेवेन्यू मिल रही है, उसके अनुरूप यहाँ पर सीएसआर के नाम पे कुछ छोटा मोटा लिपापोती दिखावटी सा काम करते हैं। सीएसआर के मामले में ये लोग ईमानदार नहीं है, और उसके लिए मैं कई लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ। बेसिकली ब्यूरोक्रेसी का ही दायित्व बनता है। तो ब्यूरोक्रेसी तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि वो कंपनियों के सामने उनकी कोई बहुत ज्यादा हैसियत नहीं होती। और पॉलिटिकल क्लास भी, यदि जब मान लो उन कंपनियों के आप वेंडर कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हो, तो आप फिर इनके साथ बिजनेस करने लग जाते हो, तो तब आपका ये एम तो खत्म हो जाता है कि इनके माध्यम से हम जनता को रिलीफ पहुंचाएं। तो ये कई कारण हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग भी बहुत बदमाश होते हैं कि इनका जहाँ ठीक इनको लगता है वहां अपने इन्होंने ट्रस्ट वस्ट बना रखे हैं, वहां कर लेते हैं। लेकिन जिस इलाके के अंदर ये काम करते हैं वहां बिल्कुल नहीं, बस सच बात है। ये सीएसआर को लेकर जिस प्रकार के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो कार्य दिखाती हैं, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बामासा के रूप में प्रेजेंट करती है कि हमने सीएसआर में इतने काम कर दिए, ये सब कर दिया। सरकारें जरूर करती हैं, लेकिन इन कंपनियों की तरफ से, जैसा राजेंद्र जी ने बताया, कि महज लिपापोती होती है। और इसके मुख्य कारण वो कंपनियां तो नहीं, क्योंकि कंपनियों का तो जिस प्रकार की उनकी फितरत होती है बिजनेस करने की, वो पैसा बचाती है, लेकिन इसके मुख्य कारण राजनेता और उसके साथ में प्रशासन, ये दोनों अगर मिलजुल कर चाहे तो सीएसआर को यहाँ की आम जनता के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है और यहाँ के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकती है। राजेंद्र जी, सोलर प्लांट्स को लेकर बातचीत करें। पिछले 2 सालों में या पिछले 10-11 सालों में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई राजस्थान में, चूंकि ये लैंड जैसा, ये जो जमीन हम देख रहे हैं, ये काफी समय से ही, हमेशा से ही यही रही है, लेकिन इसको लेकर कभी कोई काम नहीं हुआ था। अभी सोलर को लेकर लगातार काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा खूब सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा काफी ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज जिस राजस्थान के अंदर किसी समय, या यूं कहे पिछले 5 सालों के दौरान ही आपने देखा हो, जो मुख्यमंत्री थे वो छत्तीसगढ़ ट्रेवल करते थे, और अशोक गहलोत जी की बात कर रहा हूं, गहलोत जी, वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, कोयले की डील करने के लिए जाया करते थे। आज के दिन राजस्थान बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेज पे है। आज की तारीख में राजस्थान बिजली उत्पादन में भारत में 1 नंबर है सौर ऊर्जा के मामले में। 12,000 मेगावाट का आज हमारा प्रोडक्शन है। और अब अगले 3 सालों में और देखेंगे कि हम जो है उत्तर भारत में तो कई राज्यों को मिला करके उनसे बड़ा हमारा उत्पादन हो जाएगा। आज हम भारत में सिरमौर हो गए। तो ये अपने आप में एक गर्व करने लायक उपलब्धि है कि जो सरकार जो ऊर्जा की कमी से जूझ रही थी और हमको पड़ोसी राज्यों से जो है बिजली उधार लेनी पड़ रही थी, आज वो स्थिति नहीं है। हम इस स्थिति में आ गए कि हम आज पड़ोसी राज्यों को बिजली दे सकते हैं। तो इससे अपने आप में जो किसान बिजली के अभाव में अपने ट्यूबवेल्स की बारी और खेती किसानी के अंदर परेशान हो रहा था, उसकी ये परेशानी दूर हो गई। बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको नहीं मिल रहा था, इंडस्ट्री के अंदर जो है ऊर्जा की कमी के कारण प्रॉब्लम्स आती थी, आज उन सारी तकलीफों का एक समाधान हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये ऊर्जा के क्षेत्र में
स्टेट की बड़ी उपलब्धि है, हमारी हम्म। स्टेट गवर्नमेंट की बड़ी उपलब्धि है। जी। तो ये उपलब्धि तो गर्व करने लायक है। फिर भी जैसे कुछ मैंने देखा कि यहाँ बिजली की आप उपलब्धता कितनी मानते हैं? 24/7 यहाँ दी जा रही है बिजली, या जैसे क्योंकि राजधानी जयपुर में तो 24 घंटे आपको बिजली मिलती है, बाकी शहरों में 24/7 नहीं दी जा रही है, लेकिन उसका कारण है कि आपको नीचे इंफ्रा जो जीएसएस और जो ये चेन जो बनानी हम्म, थी, उसके उसके अंदर समय लग रहा है। जी। ठीक है, उसके कारण जहां जहां जीएसएस निर्मित हो गए वहां तो हो रहा है, और सरकार ने इस ऊर्जा के क्षेत्र में जो है लगातार डिस्ट्रीब्यूशन का जो आधारभूत ढांचा है उसको, वो जब पूरा बन जाएगा तो उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसके अंदर ऐसा कहा गया कि ये जो बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, इनको जो गोडाउन संरक्षण क्षेत्र है उसके अंदर से अंडरग्राउंड किया जाए। पर्यावरण को लेकर काफी लोगों ने यहाँ आवाज उठाई है कि पर्यावरण सोलर की वजह से चेंज वो खराब हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ये तो शायद आने वाले भविष्य की बात हो कि ट्रांसमिशन लाइंस है वो अंडरग्राउंड हो, क्योंकि बाकी जगह भी दुनिया में सब जगह हो गई है, भारत में नहीं हो रही है, होनी चाहिए, बात सही है। इससे एक तो किसान की बहुत जमीन खराब होती है, बहुत सारे विवाद होते हैं। अच्छा, एक खेत के अंदर मान लो छोटी जोत का खेत है, उसके अंदर यदि 2-3 तरह की ऐसी ट्रांसमिशन लाइनें निकल जाए तो फिर उसके हाथ में खेती करना नहीं रहता है। जी। तो ये बात तो एकदम सही है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आर्थिक भार बढ़ता है। लेकिन सरकार को देर सवेर इस पे आना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो समाधान है आप देखेंगे शहरों के अंदर हो गया, फिर शहरों से बिजली के पोल गायब हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब शहर से बिजली के पोल गायब हो गए तो वो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान की कीमती जमीन है उस पे कुछ हजार लाख रुपए उसको दे के संतुष्ट असंतुष्ट जैसा भी है, जबरदस्ती यदि आप निकालते हैं तो भी अपने आप में कोई अच्छी नीति, अच्छी पॉलिसी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं हो सकती। तो इसके लिए कोई न कोई जो ये जमीन से निकालने का ये है, अब उस पे हमने भी कई लोगों से चर्चा की तो उनका कहना है कि इससे लागत बहुत बढ़ जाती है। जी। लेकिन लागत बढ़ भी जाए तो भी जमीन जो है उसका तो कोई दोबारा हाँ। वो वैल्यू उसके बराबर तो नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए ये बात आपका कहना ठीक है कि इसका ये मैकेनिज्म तो डेवलप करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल कल करना पड़े, क्योंकि जैसे हमने देखा यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने, यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात हुई। उसके बाद में आज के दिन हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम सौर ऊर्जा की तरफ, पवन ऊर्जा की तरफ या भूतापीय ऊर्जा की तरफ धीरे धीरे हमारा विकास हो रहा है। ये अगर पहले कर लेते तो हम यूरेनियम से जो जितना नुकसान हुआ पर्यावरण को, या यूं कहें जैसे आपने जापान वाली जो घटना आपको याद हो, फुकुशिमा प्लांट वाली आपको घटना याद हो, उस तमाम तरह की चीजों से बचा जा सकता था उस समय। आज टेलीफोन को लेके पोल लगते थे, ठीक है, आज टेलीफोन के पोल गायब हो गए कई सालों से। आज कोई किसी को कल्पना ही नहीं है कि टेलीफोन के लिए जो है पोल लगते थे। अब तो मोबाइल टावर भी गायब हो जाएंगे। सैटेलाइट आ गया। तो हमको नई तकनीक जो है जिस पे दुनिया आ चुकी उस पे हमको आना ही आना पड़ेगा, आना ही चाहिए। जितना जल्दी हम आ सकते हैं उतना ही हमारी ये सब वो फायदा होगा उस चीज से। बिल्कुल ठीक है। यहाँ बाड़मेर क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का पाया कितना मजबूत है? यहाँ जैसे चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काफी दूर दराज में लोग रहते हैं, शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। ट्रांसफर को लेकर बड़ी यहाँ से, यहाँ जो अध्यापक है, चूंकि जो हमारा शेखावाटी क्षेत्र से जहाँ से मैं आता हूँ वहां से काफी ज्यादा शिक्षक या सरकारी नौकरी वाले लोग यहाँ नौकरियां करते हैं, और वो लगातार ऐसी कोशिशें करते हैं कि उनका ट्रांसफर हो जाए, वहां चले जाए। कैसे देखते हैं इस चीज को? कितना स्वास्थ्य और शिक्षा का पाया कितना मजबूत है, कितना विकास हुआ उसके अंदर, आवश्यकता कितनी है उसको? काम बहुत हुआ है। बात सही है कि आज जो है ग्राम पंचायत मुख्यालय एक पीएचसी सेंटर वहां बन गया, बड़े जो गांव है वहाँ सीएचसी सेंटर बन गए हैं। जिला मुख्यालय पे भी जो अस्पताल है, यहाँ मेडिकल कॉलेज वसुंधरा जी के समय वो हो गया, सब चीजें यहाँ हो रही है। लेकिन अभी भी जो है ये चैलेंज है, चाहे एजुकेशन का मसला हो चाहे स्वास्थ्य का मसला हो, क्योंकि जियोग्राफिकल चैलेंजेस बहुत है। गांव ढाणियां जो है बहुत दूर दूर चितराई भी है जी। तो ऐसे में एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा देना नागरिक को, ये चुनौती अभी हमारे सामने है। जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है उसमें भी कई कमियां हैं। मेडिकल कॉलेज होते हुए भी अभी उसकी फंक्शनिंग इस तरह से नहीं है। गांव में भी जो अस्पताल है वहां भी जो है स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर नहीं आते समय के ऊपर, समय पर नहीं आते। डॉक्टर्स आते हैं तो उनका शहर की तरफ रुझान रहता है, प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर रुझान रहता है। कई सारी ये सब चुनौतियां हमारी है। ऐसे टीचर्स की भी जो है स्टाफ की कमी, सरकार की नीति बन गई भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे सीनियर स्कूल हो जाएगी, तो सीनियर स्कूल तो सब जगह हो गई। ये अभी हुआ है, ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के आने के बाद में, पहले 10वीं तक का वसुंधरा जी ने निर्णय ले लिया था
उसके बाद में सरकार ने देशव्यापी निर्णय लिया कि जहां भी ग्राम पंचायत मुख्यालय होंगे उन वहां पर सीनियर स्कूल हो जाएगी, 12वीं क्लास उसको की होता है हाँ, लोग। 12वीं स्कूल। तो वो तो हो गई, वो अच्छी बात है। अब इस सरकार ने जो है डिलिमिटेशन के माध्यम से ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ा दी, जी। तो निश्चित तौर पर वहां सब जगह पीएचसी हो जाएगी, आंगनबाड़ी का सेंटर हो जाएगा, 12वीं की स्कूल हो जाएगी, छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर हो जाएगी। और और भी समितियों के डिलिमिटेशन हुए हैं, तो वहां पर जो है तहसीलदार एसडीएम सब बैठना शुरू हो जाएंगे। सब जितना ब्यूरोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, लोगों की सुविधा बढ़ेगी। लेकिन अभी भी जिस जिस परिणाम में हमने इंफ्रा को बढ़ाया है, उसके हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की इन पिछड़े जिलों में, विशेष करके बाड़मेर जैसलमेर का ये जो इलाका है बॉर्डरिंग, यहाँ पर आपका कहना ठीक है कि आपकी शेखावाटी के लोग जिस दिन ज्वाइन करने आते हैं, बड़ी हंसी खुशी आते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर उनका यही जुगाड़ रहता है कि कब जो है अपने जल्दी से ट्रांसफर हो जाए, वापस चले जाए, गृह क्षेत्र में चले गृह जाए। क्षेत्र में चले जाएं। तो ये एक चुनौती है निश्चित तौर पर। यहाँ पर हम स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं, ये चुनौती सरकार के सामने निश्चित तौर पर है, लेकिन अब इसके इलाज ढूंढे जा रहे हैं। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुछ प्रयास इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य में। विशेष है, उन्होंने जैसे अभी एक थार विकास के नाम से 525 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है, जी। जो स्पेशली बाड़मेर जिले के लिए है, जिसमें आपके स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर ही विशेष खर्चा है। 525 करोड़ रुपए हमें अभी मिले नए साल में। अब तो ये बजट रिलीज हो चुका है। हाँ, तो ये निश्चित तौर पर एक उन्होंने स्पेसिफिक इस चीज के लिए किया है। तो वो तो जब ये खर्च हो जाएगा तो और पैसा आ जाएगा। तो सरकार की एक मंशा है इस क्षेत्र में काम करने की निश्चित तौर पर, जहां जहां, और अब जैसे जैसे ये नई ग्राम पंचायत स्वरूप में आएगी, तो और छोटी छोटी जगहों के ऊपर जितनी एक पंचायत लेवल की सुविधाएं विकसित होती है, कि वहाँ अटल सेवा केंद्र बनेगा, वहाँ आंगनवाड़ी बनेगी, वहाँ स्कूल बनेगी, यहाँ अस्पताल बनेगा, जहाँ पंचायत बनेगी वहाँ सारी चीजें बनेगी। तो निश्चित तौर पर छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर ये इंफ्रा जब डेवलप हो जाएगा तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन आज अपन जब बात कर रहे हैं तो चुनौती है। मैं आपको बताता चलूं, हाल ही में पंचायती राज संस्थान है, राज्य सरकार है, इन्होंने मिलकर एक डिसीजन लिया है जिसके तहत खूब सारी नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। इसके साथ ही तहसील मुख्यालय भी बदले गए हैं, ब्लॉक स्तर के ऊपर भी काफी ज्यादा काम किया गया है। इसको लेकर कुछ लोग विरोध जरूर कर रहे हैं कि आपने पंचायतें ऐसी बना दी कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए बना दी, आपने जिले इस तरह से कर दिए। बल्कि इसके पीछे का जो विजन राजेंद्र जी ने बताया कि जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा उतना ज्यादा विकास हो पाएगा। और चूंकि ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 20-20, 30-30 किलोमीटर के पेरीफेरी में भी कई कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो बड़ी पेरीफेरी में फैली हुई हैं। अगर आप उनके अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर अगर वहां डेवलपमेंट करते हैं, उनको प्रशासन के दृष्टि से अगर आप देखते हैं, तो वो आने वाले समय में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। और ये बताता है कि कैसे एक सरपंच पद से निकला हुआ व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो उन्हें पता है उस बात का कि ग्राम पंचायत के स्तर पे कौन सी समस्याएं हैं, यूं कहे तहसील के स्तर पे कौन सी समस्याएं हैं, जिला स्तर पर कौन सी समस्याएं हैं, और अब जब वो मुखिया की कुर्सी पर बैठे हैं, संपूर्ण राजस्थान देख चुके हैं, तो तब कौन सी समस्या है और कैसे वो उनको, अब वो जहां बैठे हैं वहां से वो उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और जैसा आपने कहा, 525 करोड़ रुपए का बजट इस क्षेत्र के, विशेषकर इस क्षेत्र के लिए दिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ की जो दुश्वारियां हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी है। वरना जनता जो है इसका धीरे धीरे प्रशासन से तो चूंकि मैं तो कहूंगा विश्वास उठा हुआ है जनता का, शासन से भी बहुत जल्दी विश्वास नहीं उठ जाए, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में चूंकि जल जीवन मिशन जो आया था, हर घर नल हर घर जल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था, उसके तहत जो काम होने थे उसके लिए अगर आप देखें संपूर्ण देश में, आप अगर महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश एमपी के आसपास बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां के लिए देख सकते हैं, राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्रों को देखकर ही ये फैसले लिए गए कि हर घर के अंदर पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी गजेंद्र सिंह शेखावत रहे, जोधपुर के सांसद। इसके बावजूद भी उतना काम राजस्थान में नहीं हुआ। मैं आप सबको बताता चलूं, जल जीवन मिशन में राजस्थान में सबसे बड़ा घोटाला हुआ। तमिलनाडु में बेस्ड कंपनीज ने यहाँ काम किया और वो लगातार भ्रष्टाचार करती रही। एक मंत्री तो अशोक गहलोत के एक मंत्री रहे महेश जोशी, वो तो जेल में हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी में थे, राजेंद्र यादव, उनके बेटों के ऊपर आरोप लगे, आज के दिन वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन चुके हैं। इस घोटाले की वजह से कितनी ज्यादा समस्या आई, नहीं वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। मान लो दिल्ली ने तो पैसा दे दिया जी, और यहाँ
आपको पता है कि जल एक तरह से स्टेट सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो यहाँ पानी का काम करना, जो पीएचडी का महकमा उसी को करना था। और जैसा आपने खुद ने कहा कि पीएचडी का मंत्री आज जेल में है, जी। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो अशोक गहलोत की सरकार थी कितनी लापरवाह थी इस मामले में। अच्छा, होता क्या है कि एक स्कीम का मान लो पैसा आता है, उसका एक सालाना तय होता है कि भाई इतना पैसा आपने खर्च कर दिया तो अब आपको नेक्स्ट ईयर में इतना पैसा मिलेगा। इन लोगों ने खर्च नहीं किया। फिर इन्होंने टेंडर प्रक्रिया जो अपनाई वो बिल्कुल पारदर्शी नहीं थी। इन्होंने अपने हिसाब से उन कंपनियों को पकड़ा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि इन्होंने खुद ने खाया। आप मुझे ये बताइए कि एक मंत्री जेल में है, तो क्या केवल एक मंत्री से ही इतना बड़ा घोटाला हो गया? बिल्कुल। उसके तार तो ऊपर तक जुड़े हुए थे। कैसा ऊपर तक? जब आपकी स्टेट का मुखिया जो है उसकी बिना के उसकी एक मंत्री की हैसियत होती है इतना बड़ा जो 420 कर ले। तो ये सारी चीजें जो है इन पर तो आप जैसे जागरूक पत्रकारों को, जनता को सोचना चाहिए कि एक इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिसको हमारे सूखे कंठ जो है वो तर होते, उसके अंदर इन्होंने उसको अटकाने का पाप किया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने, जब से हमारी भजनलाल जी की सरकार आई है, उन्होंने पूरा रिव्यू किया। इस तरह के भ्रष्ट जो ठेकेदार थे उनको ब्लैक लिस्टेड किया। जो लोग इसमें जिम्मेदार थे, चाहे वो मंत्री स्तर का था चाहे दूसरा कोई था, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। और आज जो काम हो रहा है इसके कारण से हम लेट जरूर हो गए जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं स्पेशली इस बॉर्डरिंग एरिया में ये जरूर कह रहा हूँ कि अब सारा काम अंतिम चरण में है। जो बहुत जल्द ये बहुत पूरा होगा। जो है यहाँ जितना उस योजना के तहत जो कुछ काम निर्धारित किया हुआ था, जो टेंडरिंग प्रक्रिया हो चुकी थी, वो सारा काम पूरा हो जाएगा। तो पूरा होगा तो हम मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि 80 से 90% तक इस चुनौती से पार पा जाएंगे कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने का पानी है, वो हर व्यक्ति तक नजदीक से नजदीक पहुंच जाएगा। हर घर में पहुंचेगा मीठा पीने का पानी। निश्चित ही वो तो नहर का पानी है, हिमालय का पानी है, पानी यहाँ आया हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। उधर से नर्मदा का पानी है, इधर से इंदिरा गांधी कैनाल से यहाँ आया है, तो इन दोनों तरह के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ही होना है। तो ये ठेकेदारों की बदमाशी, पिछली सरकार की जो लेट लतीफी लापरवाही जो कुछ थी, उसके कारण से 5 साल तक हम इस महत्वाकांक्षी योजना से वंचित रहे। और ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं, आप देखते हैं दूर दराज के इलाकों में आज भी लोगों को मीठे पानी से मरहूम होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, पानी है, खारा पानी है, आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं और मानसिक रूप से भी आदमी प्रताड़ित होता है। बेटियां नहीं, शादियां नहीं होती, अनेकों तरह की परेशानियां यहाँ लोगों ने झेली। अब आप स्वयं सोचिए कि ये पाप किसके सिर है। राजस्थान में जो पिछली सरकार थी 2018 से 2023 के दौर में भ्रष्टाचार ने इस प्रकार की इतनी अच्छी महत्वाकांक्षी योजना को निगल लिया। आज जरूर वर्तमान सरकार काम कर रही है, लेकिन वो जो पाप है, इन लोगों के मन के ऊपर जो भार है, उसको उतारने में जरूर समय लगेगा। जैसा आपने कहा 80 से 90% बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धता होगी और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं उन लोगों के पास जाकर मिलूं जो आज टैंकर का पानी मंगवाने को मजबूर है। जरूर मिलना चाहिए। जी। सोलर वाले मामले को लेकर हमारी एक बात छोटी सी रह गई थी। पहले के समय में जैसे हम देखें गोडाउन संरक्षण को लेकर बातें हुई, आज के दिन में सबसे बड़ी चुनौती है खेजड़ी को लेकर। यहाँ खेजड़ी जैसा आंदोलन भी हुआ, अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया, उनके साथ में इतने ज़्यादा लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए जिस खेजड़ी को बचाने को लेकर। आज उसकी अंधाधुंध कटाई हो रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक फैसला भी दिया कि 1000 रुपये जुर्माना या इस तरह का काम, फिर भी मेरे हिसाब से वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ ही दूसरी बातें अगर हम देखें, जंगली बबूल भी यहाँ काफ़ी संख्या में उगाई है। जंगली बबूल आसानी से जाती नहीं है और ये बाहर की आई हुई प्रजाति है, यहाँ की नहीं है। इसके साथ ही पर्यावरण को लेकर जैसे जिस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, आपको बताता चलूं, या तो आप पर्यावरण को बचा सकते हैं या आप विकास को एक तरफ रख सकते हैं। इन दोनों का संतुलन कैसे बने, शुरुआत खेजड़ी से करते हैं। आप खेजड़ी को लेकर आप कितने ज़्यादा मतलब लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं, यहाँ के लोगों के मन में कैसे बचाया जा सकता है? देखो, खेजड़ी तो एक महत्वपूर्ण पेड़ है। खेजड़ी नहीं, आप रेगिस्तान के व्यक्ति के लिए पेड़ का महत्व जो है ना वो बहुत जबरदस्त है। जैसे पानी का महत्व है वैसे पेड़ का महत्व है। जी। जहाँ 5-5, 7-7 साल तक बारिश नहीं होती थी, आप उस इलाके के व्यक्ति को पानी का महत्व पूछेंगे तो उसके लिए पानी का महत्व, यहाँ घी बहुत था, पशुपालक थे, घी की कमी नहीं थी, पानी की कमी थी। ऐसे ही रेगिस्तानी इलाके में वृक्ष का होना और खेजड़ी जैसे मजबूत वृक्ष जिसकी सैकड़ों साल उम्र होती है, जो पीढ़ियां देखता है वृक्ष और वो कट जाता है, तो अपने आप में ये बहुत ही एक दुखद काम भी है, पापपूर्ण काम भी है। जी।
लेकिन अब मजबूरी है सरकारों की भी कि भाई आपको जब विकसित करना है, एक तरह से आपको ऊर्जा की भी जरूरत है। जनता एक तरफ से डिमांड करती है कि हमारी खेती नहीं हो रही है, हमारी बच्चों को पढ़ने के लिए लाइट नहीं आ रही है। इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हमें प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको ऊर्जा भी चाहिए। आपने ठीक कहा, दुनिया भी इस बारे में विचारशील है कि जो डेवलपमेंट का मॉडल इको फ्रेंडली कैसे हो, पर्यावरण से नजदीक कैसे हो, जिससे हम पर्यावरण का कम से कम नुकसान करें। तो सरकार को, अभी सरकार बिल भी लेके आ गई, ये अच्छी पहल है, लेकिन और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। कि आज जो है हम जितना का जितना ये लग रहा है सोलर का, उससे बड़ी मात्रा में यदि हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं, और निश्चित तौर पर सरकार का वन महकमा जो है इस पर काम कर रहा है, और उसकी योजना भी है कि जो है वन आच्छादित क्षेत्र हमारा राजस्थान का है वो बढ़े। तो ये इस पर एक समेकित प्रयास किए जाने की जरूरत है कि जितना हमने सोलर डेवलप किया है, उस खेजड़ी जैसे वृक्ष को वापस लगाना, वापस उसको बड़ा करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। 20-30 साल का समय लगता है। समय लगता है। खेजड़ी और जाल ऐसे वृक्ष हैं जो सहज में जाते भी नहीं, तो सहज में लगते भी नहीं। जी। तो ये अपने आप में और नेचुरल लगे हुए हैं, उनको किसी ने बोया नहीं है। तो ये चुनौती तो है, बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार गंभीर भी है, तब वो विधानसभा में बिल लेके आई है। लेकिन केवल सरकारी गंभीरता से काम नहीं चलेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और सरकार को, दोनों के सहयोग से हम ऐसा एक ग्रीन कॉरिडोर डेवलप कर सकें। तब जो है हम इस पर्यावरण को, जो पर्यावरण हमको नेमत में मिला है, विरासत में मिला है, उसको हम वैसा का वैसा इस धरती को छोड़ के जाते समय देके जाएं। तो ये हमारा अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। और हम उस खराब उसको माहौल देके जाएंगे, हम उसको ग्रीन बेल्ट कम करके देके जाएंगे, हम उसको बढ़ी हुई गर्मी देके जाएंगे, कम बारिश देके जाएंगे, तो ये हमारा उस पीढ़ी के प्रति एक तरह से जिम्मेदारी विहीन व्यवहार होगा। पाप कर रहे होंगे हम, पाप पाप कर रहे हैं, कर रहे हैं, निश्चित तौर बिल्कुल। पर कर रहे हैं। तो ये हम सबको मिलके सेंसिटिव से, विदाउट एनी पॉलिटिकल स्पेस स्कोरिंग सेटल करने के, उसने ये कर दिया उसने कर दिया, कोई मतलब नहीं है। इस पे राजनीति से ऊपर उठ के समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। समाजों को भी जो है, जो समाज को बांटने वाले मुद्दे हैं उन पर बात करने के बजाय, जो ये समाज को जोड़ने वाले मुद्दे हैं, जिन पर हम सब मिलके काम कर सकते हैं, इन 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 मसलों पर बात करनी चाहिए। ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, क्योंकि मेरा निजी विचार ऐसा है कि काफी ज्यादा मशीनें आ चुके हैं, यूरोप के अंदर काफी समय से चल रहा है, वहां पेड़ नहीं काटे जाते, छोटा इलाका है, और वो पेड़ों को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। खेजड़ी का ट्रांसप्लांटेशन क्या आसान है, या इसमें ज्यादा खर्चा लगता है, किस प्रकार से? आसान नहीं है खेजड़ी का ट्रांसप्लांट, क्योंकि थोड़े इसमें जो है वनस्पति को जानने वाले लोगों की भी आवश्यकता रहती है। कंपनियां जाती है, कंपनियां दूसरे तीसरे लेयर के ठेकेदार को ठेका देती है, वो जेसीबी का बकेट लगाता है, उसको गिरा देता है। उसके पास समझ नहीं होती, जो एक लेबर वर्क करने वाला व्यक्ति है उसको थोड़ी समझ है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यदि कोई नीति बने इसके बारे में, तो निश्चित तौर पर ये काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि असंभव है, जब दुनिया कर रही था, आप और हम क्यों नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, एक जगह से खेजड़ी को निकालकर दूसरी जगह लगाया जा सकता है, बोया जा सकता है। अगर उसकी रूट ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके ऊपर रिसर्च हो सकती है। अपने पास इतनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनका यही काम है, तो उसका उपयोग हमको लेना चाहिए। ठीक है भाई, किस तरह से हम एक वृक्ष को दूसरी जगह ले जाके उगा सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए बड़ी सेंसिटिविटी, बड़ा धैर्य चाहिए। ये धैर्य का काम है। जी बिल्कुल। तो ये अब इस पे, हम जब आपको रातों रात यहाँ वो प्लांट तैयार करना है, ये करना है, तो उसमें वो तो जल्दी से जल्दी 2 दिन में से साफ करके सफाई उसको- करके और ये कर दी, तो उस दृष्टिकोण से तो नहीं होगा। लेकिन इस समाज, सरकार, प्रशासन, सबकी जागरूकता से काम हो सकता है। हरियाणा राजस्थान मिशन का यहाँ कितना प्रभाव रहा? देखो, पेड़ तो लगे हैं, ये बात सही है कि ग्रीनरी बढ़ी है। विशेष रूप से मैं आपको ये कहूँ, निवेदन करूँ कि आप पश्चिमी राजस्थान का जो एक, आप भी यहाँ घूमे होंगे, देखा होगा कि जो ये कल्पना थी कि पूरी तरह से सूखा रेगिस्तान है, ऐसा नहीं है। अब हरियाली बढ़ रही है, और बारिश के दिनों में भी आप देखोगे कि खूब सारी हरियाली यहाँ होती है। पेड़ पौधे भी बढ़े हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। लोग जो है हर साल बारिश के समय खूब सारे पेड़ पौधे अपने खेत में, डाणी में, घर में लगा रहे हैं। सरकारी संस्थानों में लग रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रमों में लग रहे हैं। सब जगह जो है पेड़ तो बढ़ रहा है। लेकिन पेड़ बढ़ रहा है, उसके साथ ही हमारी पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल, जैसे खेजड़ी है, झाड़ है, कुमट है, कैर है, ये सब भी सुरक्षित रहने आवश्यक है। आप नए पेड़ तो लगा रहे हो, लेकिन उसके साथ ही जो पुराना यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूलन जो पेड़ की व्यवस्था है, उसको यदि हम डैमेज कर देंगे, तो यहाँ का पूरा रेगिस्तान का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पर्यावरणीय तंत्र है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर जो पशु पक्षी, सबके लिए समस्या है। और सिर्फ इसके लिए सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार नहीं होता, सरकारें ही जिम्मेदार नहीं होती, आम लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ता है। अगर मैं मेरा खेत किराए पर दे रहा हूँ,
अगर मैं उससे लाखों रुपए की इनकम करने वाला हूँ बिल्कुल तो मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं अपने स्तर पे कर क्यों नहीं सकता हूँ कर कि क्यों मैं नहीं कर सकते कि आप जितने पेड़ डैमेज हो रहे हैं हाँ, और हाँ। आप वहां से पैसा कमा रहे हो उस खेत से, तो निश्चित तौर पर इतना तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि लाडो भी आडो उड़ावे, लाडा यानी बीन, जी। तो वो भी काम करेंगे। तो आप पैसे जब कमा रहे हो तो आपको भी कुछ करना चाहिए, ये तो नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारी अपनी हाँ, जिम्मेदारी, सरकार की अकेले की थोड़ी। हाँ, हाँ, हाँ। आपके घर के आगे 10 पेड़ लगाने, इसमें सरकार क्या कर लेगी? आपने डिसीजन लिया है कि मुझे 10 पेड़ लगाने हैं, मैं मेरे खेत में लगा आपके सकता हूँ अपने और कहीं खेत लगा में सकता लगाइए। हूँ। हाँ। तो ये तो हमको जनता को जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहिए। जी। क्षेत्र की बात करें, यहाँ युवाओं को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट थोड़ा एक रह गया था। स्किल डेवलपमेंट की क्या कोई यूनिवर्सिटी, मैंने ऐसा सुना है पचपदरा में? स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी यहाँ भी जैसे केएनबी स्किल डेवलपमेंट का काम करती है, वहाँ पचपदरा में भी इस बारे में हुई है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट डेवलप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों का ये तर्क होता है कि स्किलफुल नौजवान नहीं है। आप जिस स्किल के नौजवान हमको इन कंपनियों में चाहिए, वो स्किल यहाँ नहीं फिर वो बाहर से लोगों को है। है। बाहर से जो हायर करते हैं, तो उसका समाधान यही है कि आप स्थानीय लोगों को स्किलफुल करें। इसकी बहुत आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता देशव्यापी भी है। सरकार ने जो है स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से अब पूरा उपक्रम आ गया। आज सिंपल बीए एमए का कोई मतलब नहीं बच गया। हम नौजवान को स्किलफुल नहीं करेंगे। देश दुनिया के अंदर जितनी भी आप देखेंगे कि शिक्षा की जो व्यवस्था है, वहाँ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है। तो स्किल डेवलप होगी तो वो रोजगार सर्जन अपने आप कर लेगा। स्किल इंडिया मिशन भी जारी है। स्किल इंडिया में मोदी जी के आने के बाद में इसका महकमा ही बन गया स्किल डेवलपमेंट का, तो उस पर खूब काम हो रहा है। लेकिन अभी और तेजी से काम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से नौजवान को हमको रोजगार देना है, और सरकार भजनलाल जी की भी जो जिस तरह से युवा नीति लेके आई है 2026 की, तो उस युवा नीति में सारी चीजें हैं, स्किल डेवलपमेंट भी शामिल है। भी सरकारी नौकरियों की तो एक लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन में तो सरकार बियॉन्ड द लिमिटेशन जा करके नौकरियां आज देती तो है। बिल्कुल जो जितनी 5 साल में नहीं दी गई वो नौकरियां इन्होंने 1 लाख नौकरियां सरकार दे चुकी है, 1 लाख नौकरियां देने का कैलेंडर जारी कर चुकी है। जी। तो मेरे ख्याल से तो पिछली सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि प्रतिदिन जो है एक ही खबर आती थी कि इस भर्ती का पेपर लीक हो पेपर गया, हो इस गया। भर्ती के अंदर फला पेपर लीक करने वाले को जेल में पकड़ लिया। और आज पिछले 2 सालों में एक भी इस तरह की घटना नहीं हुई। लगातार जो है नौजवान को सरकारी रोजगार मिल रहा है, और सरकारी भर्तियों का कैलेंडर आ गया, एक व्यवस्थित सिस्टम आ गया। तो ठीक ऐसे ही हम स्किल डेवलपमेंट के मामले में भी हमको और तेजी के साथ काम करने की जरूरत है। अगर खेती की बात करें, यहाँ चूंकि एक बार ही लोग खेती करते हैं बारिश के मौसम में। अगर जिनके पास पानी है वो जरूर साल में 2 बार फसल लेते हैं। जीरे की फसल यहाँ काफी होती है, इसके अलावा मूंग, मोठ, ग्वार, उन बाकी फसलों की तो यहाँ एग्रीकल्चर मंडियां हैं। लेकिन जीरे की मेरे हिसाब से यहाँ के लोग गुजरात जीरा लेकर जाते हैं या नागौर की तरफ ले जाकर बेच। उसका अभी तक यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, मंडी क्यों नहीं बन पाई? अब मंडी नहीं बन पाई, इसमें कई समस्याएं होती है कि भाई इसमें व्यापारियों की भी बड़ी भूमिका होती है। जीरा मंडी यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मोटा मोटी लोग जो है हमारे यहाँ से नागौर तो नहीं जाता, गुजरात ही जाता है गुजरात जाते हैं सारे। तो जीरा मंडी किसान की आवश्यकता है, मांग भी है, और अलग अलग पॉकेट्स में होनी चाहिए। हमारे पिछली बार जो कृषि राज्य मंत्री थे, उन्होंने प्रयास भी किया बाजरा का बाजरा संवर्धन के लिए एक जो है अनुसंधान केंद्र हमारे गुड़ा बालानी में उन्होंने बनाया। ये एक बड़ा पूरे हिंदुस्तान में एक बना, वो हमारे यहाँ बना, तो एक भी अच्छी अच्छी उपलब्धि थी। ऐसे ही किसान को अपने नजदीक में ही जो है व्यापार अपनी फसल को बेचने का उसको सहूलियत मिल जाए अदर पॉकेट्स में, क्योंकि ये सबसे बड़ा जीरा उत्पादन क्षेत्र है ये इलाका। तो निश्चित तौर से ये सारी चीजें तो सरकार को करनी चाहिए, और ये सब चीजें होने पर किसान को सहूलियत मिलेगी। एग्रीकल्चर मंडी का डेवलपमेंट हो। जो कृषि कानून आए थे 2020 में, केंद्र सरकार लेकर आई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने किसानों को बरगलाया, और उसके बाद में ये जो नुकसान हुआ, चूंकि मैं जहां तक समझता हूं इस चीज से नुकसान हुआ, पूरे देश के किसानों को नुकसान हुआ। यहाँ क्या लोगों ने विरोध किया था उन कृषि कानूनों का, या सिर्फ महज राजनीतिक के? देखो, पॉलिटिकल इश्यू बहुत ज्यादा था। उन कानूनों के अंदर पॉजिटिव बातें भी बहुत थी जी। और उसकी लंबे समय तक यही जो विरोध करने वाले किसान संगठन यही मांग कर रहे थे कि इस तरह से किसानों के हित में चीजें होनी चाहिए। लेकिन एक नरेशन एस्टेब्लिश हो गया, और उसके ऊपर जब किसान जिनके हित के लिए आप कर रहे हो वो भी जब सड़क पे आ गया, तो फिर सरकार के पास तो सरकार तो जनता की मांग और भावना के हिसाब से चलती है। यहाँ इस तरह का कोई विरोध इस क्षेत्र में कृषि कानूनों को लेकर नहीं था, ना कोई मूवमेंट था। तो विशेष रूप से जो हरियाणा बॉर्डरिंग क्षेत्र में वही था।
या मान लो उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में हो सकता है जहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है इसको एक चुनावी मुद्दे के नाते उसका इस्तेमाल करना बरगलाने में जहाँ कामयाब रहे, लेकिन यहाँ लोगों के यहाँ इस तरह कामयाब का नहीं कोई हुए। किसान मूवमेंट अब तो कि कृषि कानूनों में बताता चलूं, महज एक पॉइंट था जिसको लेकर विरोध था, और वो भी हो सकता है कि सरकार की नजरों से बच गया हो, क्योंकि अधिकारी बनाते हैं और उसको लेकर ही संपूर्ण देश के अंदर जिन किसानों के लिए सरकार कानून लेकर आई, जिनकी आय दुगनी करने का प्रधानमंत्री जी का विजन है, उन्हीं किसानों ने जब विरोध कर दिया, या यूं कहें मेरे हिसाब से तो मंडी के द्वारा प्रायोजित कुछ लोग थे जिनको वहां बैठाया गया, आड़तियों के द्वारा प्रायोजित लोग थे जिनको बैठाया गया, और उसकी वजह से ये नुकसान हुआ। राजेंद्र जी, सबसे बड़ी समस्या की ओर आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। बाड़मेर जैसा समृद्ध क्षेत्र, लोग इतने ज्यादा भावों से भरे रहते हैं, वीरों की भूमि है। नशा पिछले 10-12 सालों में पूर्ण तरीके से अपने पैर पसार चुका है। मैं घूम घूम कर देख चुका हूँ, हालत बहुत खराब है। नशा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, पश्चिमी राजस्थान में अमल यानी कि अफीम की मनुहार होती है। यहाँ के लोग बहुत समय पहले से ही अमल का सेवन करते आए हैं, और वो भी महज थोड़ा बहुत नशे के रूप से नहीं, काम करने के रूप से, क्योंकि अगर उसके साइंटिफिक चीजें देखें, उनके पॉजिटिव साइड्स की तरफ अब जाएंगे भी नहीं, लेकिन वो एक मनुहार तक सीमित था। आज के दिन वो यहाँ के इस क्षेत्र का नासूर बन गया है। यहाँ लगातार ड्रग्स फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने पुलिस महकमे को कहा कि मुंबई से टीमें आकर यहाँ पकड़ रही हैं, गुजरात से टीमें आकर यहाँ आपकी फैक्ट्रियां पकड़ रही हैं, आप कहाँ हो रहे हैं। और उसके बाद में ताबड़तोड़ बाड़मेर जिले के अंदर लगातार कार्रवाइयां हुई। किस तरह से देखते हैं, क्या राजनीतिक गठजोड़ है, क्या प्रशासनिक गठजोड़ है, क्या किन लोगों का संरक्षण है, कैसे हम इस समस्या से बच सकते हैं, कैसे सुलझा सकते हैं? नहीं, आने वाले समय में सबसे बड़ा डर है कि पंजाब की तरह हमारी भी हालत होगी। हम पंजाब को देख चुके हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल है। हरियाणा धीरे धीरे ग्रसित हो रहा है। हम नहीं चाहते, हनुमानगढ़ गंगानगर ग्रसित हो चुका है, हम नहीं चाहते कि बाकी हमारा क्षेत्र भी हो, हम बचाना चाहते हैं। कैसे देखते हैं आप, चूंकि सामाजिक व्यक्ति हैं, आप ये सारी चीजें जानते हैं। आपकी चिंता बहुत वाजिब है, और ये हमारे सामने असली चुनौतियां ये है कि आज एक नौजवान पीढ़ी को हम इसकी गिरफ्त में जाने से बचाएं। इसका जो भी नेक्सस है, क्योंकि बिना पुलिस महकमे में बैठे कुछ लोगों की आंख बंद करने के ये काम तो नहीं होता। बिल्कुल। यदि पुलिस अपने पे आ जाए तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है नहीं हो सकती। जी। तो ये हमको उनकी कमर तोड़ने की जरूरत है। जो नशे के इस तरह के व्यापारी है, जो एक तरह से समाज के असली दुश्मन है। आप देखिए कि कुछ समाज को भी विचार करना पड़ेगा। मैं बहुत देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि हम जब सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो इस तरह के अवैध धंधों के जो कारोबारी है, समाज उनको, समाज के ही लोग उनको आगे बिठा सम्मानित करते हैं, आगे बिठा रहे हैं, करो आगे बिठा मानते हैं। तो एक तरह से जो समाज में उनकी पीढ़ी को, उनके बच्चों को, संतानों को जो जहर पिला रहे हैं, उनकी मौत का कारण बन रहे हैं, ऐसे माध्यमों से पैसा कमाने वाले लोगों को यदि हम समाज की मुख्य धारा में शामिल करते हैं या उनको सम्मानित करते हैं, तो पहली जिम्मेदारी तो समाज की है कि इस तरह के लोगों को, जैसे पहले हम हिकारत की नजर से देखते थे, उसी हिकारत की नजर से देखा जाए। उनकी सोशल स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पुलिस को, जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, तो बिल्कुल चेतन होकर, यहाँ पहले एक आईजी रह के गए थे विकास कुमार, उन्होंने खूब अच्छा काम किया, और नीचे जो ऑफिसर थे, एक सांचौर में एसपी थे, यहाँ भी वो उन दिनों में बड़ा। लेकिन अब तो नए नए नशे आ गए, अफीम ही नहीं है, एमडी, पता नहीं क्या क्या फैल गए। तो ये सब पर जो सो कॉल्ड अपने आप को जातीय छत्रप भी समझते हैं, तो ऐसे तो बड़ी अपनी जातियों की चिंता करते हैं, लेकिन इस बात पर एक सुर में आके नहीं बोलते। और इनके साथ में चाहे कितनी बड़े से बड़े आदमी का इनके साथ जुड़ाव हो, उन सबको एक्सपोज करना चाहिए। चाहे वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज में बड़ा रेपुटेड व्यक्ति हो, चाहे पुलिस और प्रशासन का व्यक्ति हो, और चाहे इस तरह के तस्कर एलिमेंट्स हो, इन सबके खिलाफ कठोरता पूर्वक जब तक हम पेश नहीं आएंगे समाज के रूप में और सरकार के रूप में, तब तक इनकी कमर नहीं टूटेगी। और इनकी कमर नहीं तोड़ेंगे तो ये भारत को बर्बाद कर देंगे, राजस्थान को बर्बाद कर देंगे। आप देखिए कि ये जो इलाका जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, ये तो राजस्थान के सर्वाधिक स्वस्थ और मजबूत लोगों का इलाका था। बिल्कुल। और आज नशे के कारण जो है हमारी पीढ़ियां चौपट हो रही है, तो निश्चित तौर पर हमें इस पर बहुत गंभीरता के साथ, बहुत ताकत के साथ
और बहुत मुखर होकर के इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत सर्व समाज को एक साथ आकर है। यही आप हाँ, कह रहे हैं सर्व समाज कि एक साथ भाई है। ये ऐसे मसले हैं, हम्म, चाहे पर्यावरण हो चाहे नशा मुक्ति हो, इस पे एक जाजम पे बैठ करके हमको एक सामूहिक चिंतन, एक सामूहिक निर्णय की जरूरत जो जातीय वैमनस्यता है उससे परे हटकर ये वाला काम करें। है। निश्चित थी, निश्चित थी। और राहत इंदौरी का भी एक शेर है, शायद आप अगर बोले तो और ज्यादा बेहतर हो कि लगेंगी आग तो आएंगे कई, घर उस जद में इस इलाके में महज मेरा मकान थोड़ी है। मतलब इनका यही है कि अगर जो लोग इनको संरक्षण देते हैं उनके घर में भी कहीं ना कहीं नशा कल के दिन गलत पहुंचेगा। दिशा में जो चीजें होगी उसके हम्म। नतीजे गलत ही आएंगे। और इस माध्यम से आया हुआ पैसा नुकसान करेगा, इस हम्म। माध्यम से आई हुई समृद्धि नुकसान करेगी, इस माध्यम से खड़े हुए लोग नुकसान करेंगे, इस माध्यम को जो जो प्रोत्साहित करेंगे तो कभी न कभी उनके घर तक भी वो तो पहुंचेगी, वो और उनके पहुंच भी रही है। बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, राजस्थान में एक फेम मैं आप जैसे नाम तो नहीं लेंगे, एक बहुत बड़े अधिकारी हुए पुलिस महकमे के, दिल्ली से उनका जयपुर तबादला होता है, उनके बेटे को लत थी और उसने जब यहाँ राजस्थान आने के बाद में यहाँ का जो लोकल नशा था उसको कंज्यूम किया, 2-3 महीने बाद खूनों की उल्टियां हुई, तब पुलिस महकमे के उन बड़े अधिकारी साहब को पता चला कि इस पर, बल्कि उनको मालूम तो मेरे हिसाब से पहले से होगा, लेकिन तब उनको पता चला कि आपके ऊपर भी ये बातें आती हैं, और उसके बाद वो चेते लगाम लगाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भी उतनी कारगर साबित नहीं, और उसके बाद वो यहाँ से वापस चले गए, मतलब समस्या को छोड़ गए कि यार नहीं नहीं ये तो पलायन समाधान नहीं है, लड़ना समाधान पड़ेगा, नहीं है, बिल्कुल। लड़ना पड़ेगा, हाँ, खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम सब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, हम सबको यहाँ बैठ हमें यहाँ रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा और मैं यहाँ नशा बेचता रहूंगा, वो कभी न कभी वो नशा तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगा, और न्याय अगर इस मामले में यहाँ की कोर्टें सरकारें नहीं करेंगी तो न्याय ऊपर वाला करेगा, भगवान एक न एक दिन पाप जरूर देगा। राजेंद्र जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक नया इनिशिएटिव है कर्म भूमि से मातृभूमि, भामाशाहों को राजस्थान लाने का उनका प्रयास है। जो लोग यहाँ से निकलकर बाहर गए, काम किया, अब वो लोग वापस यहाँ लौटे और काम की वो जहाँ भी काम कर रहे हैं वो काम करें, लेकिन यहाँ वो लोगों के लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से संबल प्रदान करें, लोगों के लिए काम करें। किस प्रकार से देखते हैं आप इस चीज को, क्योंकि राजस्थान तो भामाशाहों का भंडार है, इस फैसले को, इस विजन को आप किस प्रकार से भजनलाल जी के बहुत लिए देखते हैं? शानदार विजन है। राजस्थान में हमारी एक परंपरा रही है शुरुआत से कि हमारे यहाँ का जो भी सेठ साहूकार है, विशेष रूप से आपके शेखावाटी क्षेत्र में आप जाइए तो आजादी के समय से लेके अब तक जितने भी कॉलेज, स्कूल, गांव की धर्मशाला, जो भी सार्वजनिक काम है वो किसने किया? जो सेठ साहूकार बाहर गया उसके मन में एक भावना रहती है कि मैं यहाँ आकर के अपने अपने गांव में, अपने जिले में, अपनी तहसील में, अपने तालुका में कुछ पे बैक करूं। लेकिन जब उस देखता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स देखता है, सरकारों की अरुचि देखता है, तो उसका मन जो है खट्टा हो जाता है, विचलित हो जाता है। लेकिन जब राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि आप जो है अपनी कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर लौटिए, सरकार आपका बाहें फैला करके स्वागत कर रही है, तो निश्चित तौर पर जब मुखिया ये बात कहेगा तो हमारे राजस्थान के लोग जो देश और दुनिया के अंदर अपनी व्यापारिक समृद्धि से और अपनी कर्मठता से जो व्यापार के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं, वो अपनी गाड़ी कमाई के धन के माध्यम, उनकी मनसा है, लेकिन उनकी मनसा को आशीर्वाद देना, उनकी मनसा को संरक्षण देना, उनकी मनसा को पहचान करके उनको आइडेंटिफाई करना, ये जब सरकार के मुखिया के लेवल पर हो गया, माननीय भजनलाल जी ने ये सोचा है, ये निश्चित तौर पर इतनी अच्छी चीज सोची है जी, कि उन व्यापारियों के मन में भी आएगा, जब मुख्यमंत्री हमको इनवाइट कर रहा है तो हमें ये करने में कहा, और इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। यह किसी ने किया है बड़ा, यहाँ स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह जो है भामाशाह लगातार आगे आ रहे हैं। तो अब जब उन्होंने घोषणा ही कर दी तो निश्चित तौर पर न केवल राजस्थान में, अभी मैं कहाँ डीडवाना में अभी 3-4 दिन पहले का सुन रहा था कि वहाँ की बांगड़ फैमिली ने बहुत बड़ा एक जो है गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज और हॉस्टल और उसका निर्माण कर रहे हैं। जगह जगह ऐसे हम समाचार रोज सुनते हैं। तो जब मुख्यमंत्री के लेवल पे पहल हुई है तो आप ये देखना कि इस सरकार का कार्यकाल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वो लोग अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे, और वो लौटना चाहते हैं, लेकिन वो सरकारी व्यवस्था की अव्यवस्था को देख करके वो कागजी कार्रवाई में उलझ जाते हैं और वो परेशान होते हैं, और फिर प्रशासन भी क्या है कि परेशान करता है, पैसे खाता है, तो वो लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरा पैसा उनको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। काय को इसमें पड़ेंगे, हाँ, वो तो वो ईमानदारी से करना चाहते हैं। वो ये चाहेंगे कि पूरा पैसा मैंने जिस चीज के लिए दिया वो क्यों, और चूंकि जैसे आपने कहा शेखावाटी की जैसे इन्होंने बात कही, शेखावाटी के क्षेत्र में अगर आप देखें बड़े बड़े स्कूल बन चुके हैं, और आज से नहीं काफी सालों से 1930-1920 के आसपास से पोदार फैमिली, गोयनका फैमिली, या जो बगड़ के जो सेठ हैं
फतेहपुर के सेठ हैं, अलग अलग जो शहरों के सेठ हैं, उन्होंने काफी ज्यादा काम किया और उस समय, लेकिन आज जो लोगों की बेरुखी थी वो इस वाले फैसले के बाद से लगातार राजस्थान में वो एक्टिव और लगातार यहाँ आ रहे हैं। राजनीति में युवाओं का जो भविष्य रहने वाला है उसको लेकर किस प्रकार से देखते हैं? सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, जेन जेड आ चुका है, जनरेशन जेड आ चुका है, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। कुछ युवा यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ते हैं वो ज़रूर राजनीति में आने की रुचि रखते हैं, और बाकी भी रीलबाजी का दौर ज़्यादा चल चुका है। अच्छे अच्छे धरातल पर काम करने वाले नेताओं की आवश्यकता है। पहले जो नेता होते थे वो पहले सामाजिक नेता होते थे, फिर वो राजनेता होते थे। आज के दिन युवा नेता या युवा जो सोच है वो ऐसी सोचती है कि हम सिर्फ राजनेता हो सकते हैं, हम राज करने वाले नेता हो सकते हैं। जीतते हैं जो काम करते हैं, हार जाते हैं तो वो साइडलाइन हो जाते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या संदेश देंगे युवाओं को? राजनीति में युवाओं का भविष्य क्या है, इससे भी बड़ा प्रश्न है कि युवाओं को देश का भविष्य बनाने के लिए राजनीति करनी चाहिए जी। और उसके प्रति अरुचि नहीं रखनी चाहिए, उसमें सक्रियता से भाग लेना चाहिए। अब माध्यम में आपने कहा कि पहले सोशल वर्क होता था, ये बात सही है। सोशल वर्क के माध्यम से लीडर क्रिएट होते थे, अब सोशल मीडिया के थ्रू जो है लीडरशिप क्रिएट हो रही है, रील के माध्यम से हो रही है। तो ये अपने आप में सोसाइटी में एक तरह से जिसको कहते हैं गिरावट का प्रतीक है। सोसाइटी को अपने असली सवालों का असली ढंग से ही समाधान खोजना पड़ेगा। जो वर्चुअल समाधान आप खोजना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वहां से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन ये तो समाज को ही सोचना पड़ेगा, किसे वोट दें, किसे नहीं वोट नहीं दें, ये तो हम उनकी बुद्धि विवेक भी छोड़ते हैं। लेकिन नौजवान को मेरी ये जरूर सलाह है कि राजनीतिक क्षेत्र को भी वो अछूता न छोड़े। राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ, अच्छी तैयारी के साथ में, संजीदगी के साथ में अपने इलाके, क्षेत्र, देश की समस्याओं को समझ करके, जान करके उनके क्या समाधान हो सकते हैं, आपका क्या एक विजन हो सकता है, उसके नाते वो सिंसियरली काम करना चाहता है और करना ही चाहिए। नौजवान को आगे आकर के उस चुनौती को लेना चाहिए कि देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से अब तक हमारी जो यात्रा रही है 70-80 साल की, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लीडर देश के सामने आए। तो अब नौजवान पीढ़ी को, चाहे वो जेन जी हो या दूसरी पीढ़ियां हो, सबको मिलकर के इस देश को और आगे ले जाना है। 21वीं सदी के अंदर हमारी चुनौतियां बदल गई है जी। तो सोशल मीडिया का भी हम तरीके से सकारात्मक उपयोग कैसे कर सकते हैं, वो हमको जरूर, उससे कोई जो माध्यम है बात पहुंचाने का, उससे कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब फ्रंट का जो जमाना था वो एक जमाना था, सोशल मीडिया भी एक जमाना है, ये आज की एक हकीकत है, राजनीतिक हकीकत भी है। लेकिन हमारी बात पहुंचाने का एक माध्यम है, यही केवल एकमात्र हम इसी पर रहें, ये ठीक बात नहीं है। धरातल पे उतरे, धरातल पर उतरें, धरातल पर चीज को समझें, समझ करके अपनी एक समझ बनाएं और नौजवानों को निश्चित तौर पर बड़ी मात्रा में इसमें आना चाहिए, क्योंकि अब ये देश भारत जो है सबसे बड़ी नौजवान आबादी का देश है। जी हाँ। उसके हिताहित के फैसले जिस राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे हैं, उससे यदि वो मान लो दूर रहता है, तो ये तो उसकी जो है, मैं मानता हूँ कि भूल मानता हूँ। नौजवान को निश्चित तौर पर राजनीति में आना चाहिए। पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में। पिछले 2 साल का जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यकाल रहा, उसके आधार पे आप कैसे देखते हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में चूंकि चुनाव हो जाएंगे, पश्चिमी राजस्थान को तो आप बहुत गहरी इसकी समझ रखते हैं, आपको मालूम भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जो रुझान है वो किस तरह से रहने वाला है। जो दूसरी पार्टियां हैं, सामने वाले जो लोग हैं, या यूं कहें, मैं तो यूं भी कहूंगा कि स्वयं की भी, आपकी भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग जो खुश नहीं है कि क्या कहते हैं कि एक नए व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री बना दिया गया और वो इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनका जो कद बढ़ गया है उसको लेकर भी। लेकिन इन सब से परे जो जनता है, आम जनता है, वो क्या उस नैरेटिव में फंसती है, या मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों के आधार पर, चूंकि ग्राम पंचायत में मैं नहीं मानता कि सीएम का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है जब पार्टी का कैंडिडेट टिकट लेकर आता है या उनके चेहरे के ऊपर एक व्यक्ति आगे खड़ा होता है। क्या क्या रहने वाला है पंचायती राज चुनाव में पश्चिमी राजस्थान में, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जनता जो है सरकार को, भजनलाल जी के कार्यकाल को, उनकी चीजों को देखते हुए उनको आशीर्वाद देगी, जैसा उपचुनाव में देती आई। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक यूनाइटेड कुनबा है। आपने 2 साल में देखा होगा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के या सरकार के खिलाफ कभी भी कहीं कोई बात नहीं करी। और कांग्रेस में रोज एक दूसरे के कटाक्ष वाले, रोज एक दूसरे को गिराने वाले बयान लगातार चल रहे हैं। तो हमारे सामने जो फौज है वो तो खंड विखंड होकर लड़ रही है जी। और भारतीय जनता पार्टी
एक अनुशासित और राज्य और देश के विकास के लिए उसका जो एम है उसको लेकर के एक जगह खड़ी है, एक इकट्ठी खड़ी है। और भजनलाल जी के नेतृत्व में चाहे कोई चुनौती हो, चाहे पंचायती राज चुनाव की चुनौती हो, चाहे उपचुनाव की चुनौती हो, चाहे चुनाव की चुनौती हो, चाहे राज्य को आगे ले जाने की चुनौती हो, इसमें पूरा कुनबा भारतीय जनता पार्टी का एकजुट है। एक अच्छा साफ सुथरा नेतृत्व है और उस नेतृत्व में सब लोग काम करने में खुशी महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपका कहना है कि इस बार सरकार के दम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह ही चुनाव होंगे, तो सब जगह जो है सरकार दमखम के साथ में सरकार को आशीर्वाद नहीं, चूंकि पंचायती राज चुनाव को लेकर, क्योंकि जो शहरी जो मतदाता है उसके मन को तो भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहूं मैं जो सरकार जो है मोदी जी के नाम पे भी वोट पड़ते हैं, बाकी सारी चीजें। ग्रामीण क्षेत्रों में असर जो है, क्योंकि चाहे ग्रामीण शहर हो या गांव हो, हम्म। जो सरकार राजस्थान की चुनी है वो दोनों ही मतदाताओं ने मिलकर चुनी है। जी। शहर के अंदर तो 30-40 सीटें ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज 125 सीटों का बहुमत है। जी। तो ये तो ग्रामीण क्षेत्र ने उसको 70-80% से ज्यादा सीटों पर जिताया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में शहर हो चाहे ग्रामीण हो, राजस्थान का मतदाता कहीं कहीं किसी भी पॉकेट में रहता हो, वो आशीर्वाद देगा। आप क्या ये दावा करते हैं कि इस बार, चूंकि मैंने सुना है वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव ने मुझे बताया कि आज तक बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई, बालोतरा में भी वैसा ही है, क्या इस बार ये बदलाव देखने को मिलेगा, क्या हो सकता है? पिछली बार पिछला जो चुनाव था उसमें हम वार्डों में चुनाव जीत गए थे। जी। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जिला प्रमुख की जो वार्ड की गिनती है उसके अंदर हमारा वोट ज्यादा था कांग्रेस जी। से। तो यूं आप नहीं कह सकते कि वो तकनीकी रूप से उन वार्डों में से कुछ लोगों ने दूसरी पार्टी जो इनका पार्टी को वोट दे दिया, स्विच ओवर कर दिया अंदर से, तो इस कारण से हम हार गए। तो हम तो पिछली बार कांग्रेस का राज रहते हुए भी एक तरह से लोगों की जनमत से तो जीत के आए थे। लेकिन इस बार जो पिछली बार गलती हुई उसको नहीं दोहराएंगे, उसके बारे में हम सावधानी रखेंगे कि इस तरह का कोई व्यक्ति टिकट नहीं पा जाए जिसकी निष्ठा संदिग्ध हो। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो है ये अकाल जो है वो मिटेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख सब जगह बनेगा। हमारे जो लोकसभा क्षेत्र में 3 सीटें हैं, तो जैसलमेर में अभी भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख है, बालोतरा नया जिला बन गया और बाड़मेर पुराना जिला जो बचा है, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख आएगा। 100% आप इस चीज को निश्चित तौर मानते हैं? पर हमारी प्रधानों के अंदर आप क्या मानते हैं? प्रधान भी भाई जिला प्रमुख और प्रधानी के चुनाव साथ साथ होते हैं, तो वही मतदाता जो जिला परिषद में आशीर्वाद देगा वो वहां भी देगा। तो हमारी ये मंशा है, जनता के बीच में जाके इस बात का कैंपेन भी चलाएंगे, सरकार का वर्क भी उनके सामने होगा, अच्छे वर्कर्स को हम मौका देंगे। क्या कुछ तैयारी चल रही है पंचायती राज चुनाव के? पार्टी पूरी दमखम के साथ इस चुनाव के अंदर कूदने के लिए तैयार है, सरकार के नेतृत्व में, सरकार के योग्य नेतृत्व में। नहीं, चूंकि ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी समय से पहले चलती है। बंगाल चुनाव की तैयारियां आज से 6 साल पहले से है। राजस्थान के जो चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का एक धर्म होता है कि वो चुनाव और चुनावी युद्ध के लिए हर समय तैयार रहे। जो फौज युद्ध के समय, युद्ध जिस दिन घोषित हो जाता है उस दिन अपने शस्त्र पार्टी संभालती है, तो उसको फौज को नेस्तनाबूद होना पड़ता है। तो जो है कांग्रेस ही जब तक सोए रहते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी आधी से ज्यादा दूरी तय कर लेती है। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी की विशेषता है, तो इसमें बुरा मानने क्या बात है। आप लोग तैयार हैं इस चीज को? हर समय तैयार है, हर समय तैयार है जनता के बीच में जाने के लिए, कभी भी चुनाव लड़ा लो चाहे। जब भी। चलिए, एक सवाल ये रहेगा, तुलनात्मक रूप से आप किस तरह से देखेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, या पुराने समय के भी, क्यों चूंकि आपने पढ़ रखा है उनके बारे में, उन मुख्यमंत्रियों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान जो मुख्यमंत्री उनकी हमने बात कर ली। वसुंधरा जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा वो भी बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से शासन चलाया, लोग आज भी उनको याद करते हैं जी। और वर्तमान मुख्यमंत्री जी को जिन के आपने नाम लिए, चाहे अशोक गहलोत को 15 साल अवसर मिला, वसुंधरा जी को 10 साल मिला और वर्तमान मुख्यमंत्री जी को 2 साल का अवसर है। तो अभी तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे लगता है कि वो 5 साल जब कंप्लीट कर लेंगे तो वो एक ऐसे स्थान पर होंगे जो स्टेट को जिन मुखियाओं ने आगे बढ़ाया उनमें उनका नाम सर्वोच्च श्रेणी में लिया जाएगा, प्रमुख रूप से रहेंगे, निश्चित तौर पर रहेगा। अशोक गहलोत को 3 बार अवसर मिला, पिछली बार तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि वो सरकार बचाने में ओटलों में ही कैद रहे आधे समय तक, ठीक है। तो और उससे पहले भैरव सिंह जी का कार्यकाल रहा, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, 2 बार लगातार रहे, 1 बार 2 कार्यकाल उनको छोटे मिले, 1 पूरा कार्यकाल मिला। तो 15 साल में खूब विकास हुआ, निश्चित तौर पर हुआ। हम ये जरूर मानते हैं कि देखो हर सरकार, हर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से एक प्रयास करता है और हर मुख्यमंत्री की मंशा भी रहती है
लेकिन जो उपलब्ध चुनौतियां हैं उनसे कौन ढंग से निपट करके अच्छी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है, वो इतिहास में वो उसको लोग याद रखते हैं। ईमानदारी से जो व्यक्ति काम ईमानदारी से करता जो है करता है। वो तो निश्चित तौर पर वर्तमान मुख्यमंत्री जी का अभी बहुत छोटा कार्यकाल हुआ है, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में उन्होंने जो डायरेक्शन किया है उसमें वो खूब आगे बढ़ेंगे। सुंदरा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और अशोक गहलोत चूंकि मारवाड़ के थे तो हमें ये था कि उनके कार्यकाल से इस मारवाड़ को एक अलग पश्चिमी राजस्थान को कुछ फायदा मिलेगा। मिलेगा। तो जैसी हमारी मंशा थी वैसा वो नहीं कर पाए। सीनियर नेता है राजस्थान के, हम उनका सम्मान करते हैं, किसी अन्य पार्टी में होने के कारण भैरव सिंह जी का राजस्थान के प्रत्येक इलाके में सम्मान है। आज कांग्रेस के लोग भी बार बार कहते हैं कि भैरव सिंह जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था। उससे पहले सुखाड़िया जी रहे, 17 साल तक लगातार रहे, तो भी एक अच्छे मुख्यमंत्री रहे। तो इस राजस्थान को आज़ादी से बाद से इतनी सारी चुनौतियां थी कि हर मुख्यमंत्री के सामने अलग अलग तरह की पॉलिटिकल और अंदरूनी चुनौतियां थी। लेकिन आज हम चूंकि वर्तमान में जी रहे हैं, तो वर्तमान में राजस्थान को एक साफ सुथरा अच्छा नौजवान मुख्यमंत्री मिला है, तो हम उनकी ऊर्जा का राजस्थान को जरूर विशेष फायदा मिले। संक्षेप में, राजस्थान में चूंकि कई नेता ऐसे हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, लोगों उनके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। प्रमुखता से अगर नाम लिया जाए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट, और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने आप को बताते हैं कि वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। अगर तीसरे मोर्चे की जो आजकल चर्चा कर रहे हैं, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल है, राजस्थान में अच्छे खासी उनकी चर्चाएं हैं। एक युवा नेता और उठ रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से, रविंद्र सिंह भाटी हैं। इनकी भी सोशल मीडिया पर तो मैं लोकप्रियता काफी देखता हूँ, धरातल पर भी अच्छे खासे लोग इनके साथ जुड़ते हैं। संक्षेप में आप इनके बारे में क्या कहेंगे, एक एक नेता के बारे में, कि किस प्रकार देखते हैं इनकी पॉलिटिक्स को आने वाले समय में? देखिए, डोटासरा जी आज पीसीसी के चीफ है, पिछले 5 सालों से वो चीफ है, और वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है उनकी पार्टी। तो उनको एक विपक्ष के नेता के नाते जो उनका एक धर्म बनता है कि वो जनता की समस्याओं को उबार करके लाएं, बजाय इसके कि व्यक्तिगत अपने प्रतिपक्ष दल के नेताओं के सामने व्यक्तिगत हमले उनको नहीं करने चाहिए। ये मेरी उनको सलाह सुझाव है। उनको एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष के नाते, पीसीसी चीफ के नाते जो एक अवसर मिल रहा है जनता की बात रखने का, करने का, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो उनका धर्म भी है कि वो जनता की समस्याओं को उजागर करे सरकार के सामने, और सरकार का धर्म है कि उन समस्याओं का समाधान। लेकिन वो ट्वीट करके निकल जाते हैं, बस वो ट्वीट करते उनको ट्वीट का नेता नहीं बनना चाहिए, उनको धरातल का नेता बनना चाहिए। जहां तक पायलट का सवाल है, वो नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, और उनके पिताजी की बड़ी राजनीतिक लेगेसी है। लेकिन उनको तो अशोक गहलोत साहब अपने शैडो से बाहर कहाँ निकलने दे रहे हैं। राजस्थान नहीं, अब राजस्थान से बाहर रखा है, वो दिल्ली राजस्थान से ज्यादा। बाहर कर दिया, तो वो तो बेचारे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से ही पार नहीं पा रहे हैं। वो अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन उनको अच्छे नेता होने नहीं देना चाहते इनकी पार्टी के नेता। खास तौर पर अशोक गहलोत नहीं होने देना चाह रहे। रही बात हनुमान जी की, हनुमान जी एक संघर्षशील नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लड़ते रहते हैं। आज लड़ने वाले नेताओं की जरूरत है जो हर पब्लिक के मुद्दे पे लड़ाके की तरह से आगे आते हैं, और निश्चित तौर पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको लोग मानते हैं। उनके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि वो पब्लिक मुद्दों पर इसी तरह से लड़ते रहें, लेकिन व्यक्तियों पर छींटाकशी ना करें, व्यक्तिगत वो बहुत ज्यादा बोलते छींटाकशी हैं। ना करें, और किसी भी तरह के विवादित चीजों से यदि वो बच के रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो है उनकी जो नेतृत्व में और ज्यादा निखार आएगा। हमारे इलाके से जो विधायक रविंद्र सिंह भाटी नौजवान है, उनको बहुत छोटी उम्र में एक अवसर मिला है राजस्थान की विधानसभा को जाने का। नौजवानों की एस्पिरेशंस के ऊपर सवार होकर के वो गए हैं। उनको भी मेहनत के साथ राजनीति में अपना एक प्रिंट छोड़ना चाहिए, उनको सीखना चाहिए खूब सारा, और विधानसभा जैसा शानदार मंच मिला है तो मैं उम्मीद करता हूं, मेरी उनके साथ शुभकामनाएं, कि जब जनता ने आपको एक अवसर दिया है तो उस अवसर को एज ए विधायक की ड्यूटी के रूप में उनको पूरा करना चाहिए। कैसा कर रहे हैं आप, क्या देखेंगे, क्योंकि आप अभी छोटा कार्यकाल हुआ है तो मैं अभी उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन उनको लर्न करके एक अवसर विधानसभा जैसे फोरम में मिलना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। छोटी उम्र में मिलना और ज्यादा सौभाग्य की बात होती है। तो उनके सामने बीजेपी, कांग्रेस, सब लोग, चूंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो उनके पास एक लर्निंग का अवसर है, तो वो लर्न करके और उनका जो क्षेत्र है वहाँ जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए उनको पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए एज ए विधायक। एक अंतिम सवाल रहेगा, चूंकि आप लोकतंत्र के पैरोकार रहे हैं, आप लोकतंत्र के बारे में लगातार बात करते रहते हैं,
आप ही की विधानसभा का भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, दूसरी जगह का भी ले सकते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा फ्लो ये है, जिस व्यक्ति ने आपको वोट दिया आप उस व्यक्ति के काम करवाते हैं, दूसरों के काम नहीं करवाते। दूसरी बात, जो भारत को अंग्रेज जो ये व्यवस्था देकर गए, मैं तो यही मानता हूँ कि बाहर से ये व्यवस्था आई, ये देकर गए, क्योंकि पहले व्यवस्था दूसरी थी। राजशाही व्यवस्थाओं में भी अलग तरीके से राजा चुने जाते थे अपनी योग्यता के आधार पर। यहाँ क्या हुआ कि अब जिस प्रकार से हर कोई चुनाव लड़ सकता है, अगर एक विधानसभा क्षेत्र में 100 वोटर हैं और उसमें 3 लोग खड़े हो गए, एक व्यक्ति जिसको 30% मतदान मिलता है, दूसरों को अगर 35% मतदान मिलता है, तो भी वो 30% वाला व्यक्ति चुनाव निकाल लेता है। कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ इतने ज्यादा वोट पड़ रहे हो, लेकिन क्योंकि उसको इंडिविजुअली इतने ज्यादा वोट मिले, वो चुनाव जीत कर आ जाता है? ये सबसे बड़ा फ्लो है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये विरोधाभास तो है, लेकिन उसका क्या इलाज है? वो तो पूरे देश भर में ये सब कुछ चल रहा है कि भी जिसको सर्वाधिक, जो चुनाव लड़ने वाले हैं उसमें से सर्वाधिक जिसको मत मिलते हैं उसी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की, हाँ बिल्कुल। ये जो है, तो इसलिए अब उसका कोई इलाज नहीं है। वो तो उस क्षेत्र के मतदाता को ही तय करना है कि वो किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनता है। आपकी बात सही है कि जब बहुत सारे मतदाता जो उसको मत नहीं देते हैं, उसके बाद में यदि उनके प्रति उसका व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं रहता, तो ये अपने आप में कमी है, वो कमजोरी। ठगा वैसा महसूस करते हैं और लोग। उसको जो है एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को एक समान दृष्टि से अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए, एक समान दृष्टि से लोगों की समस्याओं को सुनने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र में पहले होता था कि चुनाव नेता जो पुराने, आप जिन जिन मुख्यमंत्रियों के अभी नाम ले रहे थे, चाहे भैरू सिंह जी हो, ये लोग कभी भी विपक्ष के वोटर को या विपक्ष के नेता को अपना शत्रु नहीं मानते थे, राजनीतिक विरोधी मात्र मानते थे। उसने अपनी एक राय व्यक्त कर ली, चाहे वोट के माध्यम से करी हो या आपके खिलाफ बयान देके की हो, उसकी अपनी राय है, लेकिन उस राय के कारण उससे शत्रुता बोध नहीं पाला जा सकता। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। या आजकल ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति को सब लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे जनता हो, सबको इस तरह से लोकतंत्र में चुने जाने के बाद आप सभी के प्रतिनिधि। अंतिम बात रहेगी, सरहदी इलाकों में पिछले कुछ सालों से जातीय वैमनस्यता को हवा दी गई। आपने अपने एक पूर्व इंटरव्यू में भी कहा कि इसका फायदा आईएसआई और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि वो यहाँ फिर आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। युवा जो लड़के हैं उनके अंदर भी जातीय भावना, दुर्भावना बहुत ज्यादा पनप रही है। दूसरी बात, समाज जो है, किसी समय ऐसा हम देखा करते थे कि सर्व समाज अपने कार्यक्रम एक साथ मिलकर करता था। आजकल समाज आधारित कार्यक्रम आपको हर साल देखने को मिलेंगे। क्या ये दौर कभी वापस आ पाएगा कि सभी समाज एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे? हमको एक भारतीय के रूप में सोचने की जरूरत है। शायद हम वो सोचना भूल गए हैं। हम जात में, बिरादरी में, धर्म के खांचों में विभक्त हो गए हैं। आज दुनिया के देश जो जो आगे बढ़े हैं, जो दुनिया की ताकतें बनी हैं, चाहे चाइना है, चाहे जापान है, चाहे जर्मनी है, इंग्लैंड है, यूरोप के और देश है, अमेरिका है, ये सब देश के नागरिक के रूप में सोचते हैं, अमेरिकन के रूप में सोचते हैं, चाइनीज के रूप में सोचते हैं, जापानीज के रूप में सोचते हैं, जर्मन के रूप में सोचते हैं, ब्रिटिशर्स के रूप में सोचते हैं। हम जात धर्म के खांचों में बंट जाते हैं, न केवल बंट जाते हैं बल्कि लड़ना शुरू कर देते हैं। जी, तो ये अपने आप में देश के लिए दुर्भाग्य, हमारे लिए दुर्भाग्य। इस देश को आगे बढ़ाने की हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, ये तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे थॉट के अंदर जो ये गंदगी आ गई है, इस गंदगी को हटाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम भारत के रूप में भारत नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल सर। इसलिए इस बात को, विशेष रूप से नौजवान को इस बात को करने की आवश्यकता है कि हम भारतीय हैं, बाकी सब कुछ बाद में, बाकी कुछ भी नहीं है। और इस तरह से जो पॉलिटिकल लोग जो सकारात्मक राजनीति नहीं कर पाते हैं, वो लोग जात की, बिरादरी की, धर्म की ये झगड़े जो होते नहीं है उनको हवा देते हैं। हवा देते हैं। तो इन हवा देने वाले नेताओं से भी हमको सावधान रहना चाहिए। विशेष करके नई पीढ़ी को एक साथ बैठ करके इस बात पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। राजनेता का आंकलन उसकी जाति धर्म के आधार पर मत करिए। राजनेता का आंकलन उसका राजनीतिक जो धर्म है, विकास के मामले में उसने काम के आधार पर, उसके आधार पर उसका यदि हम आंकलन करेंगे तो जो है ये जाति धर्म की आड़ लेना राजनेता छोड़ देंगे। जाति धर्म के नाम से यदि गोलबंदियां होनी बंद हो जाएगी। और समाज को भी चाहिए कि हम एक सामूहिक चिंतन, एक भारतीय के रूप में चिंतन को आज करने की जरूरत है यदि इस देश को आगे ले जाना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका। आपने अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक विषयों के ऊपर आज हमारी इनके साथ जो है सकारात्मक चर्चा रही,
बहुत सारी चीज़ें इससे निकल कर आई हैं। आने वाले समय में भी आप देखें कि अगर आप जैसे विचारक लोग जो सोचते हैं, ये लोग अगर समाज को जिस प्रकार से आप लोग दिशा दे सकते हैं, आज आपके विचारों के माध्यम से जिस प्रकार मैं स्वयं भी एनलाइटन हुआ हूँ कि हाँ, इस प्रकार के लोग आज भी हमारे बीच में हैं जो ऐसा इतना सोचते हैं, इतना गहरा चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं। आने वाले समय में समाज भी इन सब चीज़ों से प्रेरणा ले, युवा भी इन सब चीज़ों से प्रेरणा ले और इसके साथ ही तमाम उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अब हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठें। अगर हमें इस दुनिया में सर्वाइव करना है, तो हमें एक भारतीय के नाते सोचना होगा। जाति सिर्फ़ आपकी पहचान है, वो आप नहीं है। आप सिर्फ़ जाति नहीं हो, वो महज़ आपकी पहचान है। आपकी पहचान आपका देश होना चाहिए, आपका कर्म होना चाहिए और जैसा हमारे कहा गया है कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, तो हम उस धर्म के आधार पर आगे बढ़ें, उस देश के आधार पर, उस ब्रदरहुड के आधार पर हम संपूर्ण देश को लेकर आगे बढ़ें, तभी हम आगे सर्वाइव कर पाएँगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो भी कहते हैं, बाकी दूसरे जो भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो यही कहते हैं, अगर आप बँटोगे, चाहे वो, तो आप सबसे नीचे रहोगे। एक पुरानी कहानी है, मैं अंत में यही इसी के साथ ये समाप्त करना चाहूँगा कि एक पिता अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और वो जब बच्चे उनसे पूछते हैं कि आप हमें क्या देकर जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप लकड़ियाँ लेकर आइए। खूब सारी लकड़ियाँ इकट्ठी होती हैं, तीनों बेटे एक-एक लकड़ी अपने हाथ में लेते हैं, कहते हैं तोड़िए, वो आसानी से टूट जाती है। पर जब वो कहते हैं कि अब इसका एक गट्ठर बनाइए तीनों को और अब तोड़िए, असंभव होता है उसे तोड़ना। अगर आप मिल-जुल कर रहते हैं, आपको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है और आपका आगे बढ़ पाना बड़ा आसान हो जाता है। मैं संजय मूंड आप सभी के साथ जुड़ा हुआ था राजस्थान चौपड़ से। आज हम मौजूद हैं जिला बाड़मेर में। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही सकारात्मक चर्चाओं के साथ, ऐसे ही पॉपुलर लोगों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए राम राम। राम राम।